हाय, वेलकम टू कोड विद राशिद। मेरा नाम है राशिद डिंडार। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा HTML के बारे में। एक ये वीडियो एक कोर्स होने जा रहा है HTML पे। अगर आपको पहले से ही पता है कि HTML क्या है और आप जानते हैं कि इसके साथ काम कैसे, इससे पहले कि हम एक्चुअल कोड की तरफ बढ़ें, मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि हम इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं और आप को कौन कौन से चैप्टर्स इस वीडियो कोर्स में मिलेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि HTML क्या है, हम इससे क्या कर सकते हैं और हम इनको कैसे, जो HTML डॉक्यूमेंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। गाइस, हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट सेक्शन जो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कि आपको HTML क्या है और हम इसे क्या कर सकते हैं। फर्स्टली HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। इससे हम करते क्या है, हम वेब डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो वेब पेजेस होते हैं, हम HTML से वो क्रिएट करते हैं। एक हमारे पास एक ज़रिया है। अगर हमें वेबसाइट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स बनानी हो या पेजेस बनानी हो तो हम यूजुअली यूज़ क्या करते हैं, HTML। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स को देखा होगा या इस तरह अभी आप यूट्यूब पे भी हो तो आपको पता है ये सब कुछ बनाया किससे है। ये सब कुछ HTML के ज़रिए से बनाया गया है। HTML की फुल फॉर्म अगर आपको पता नहीं है तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर भी ये बता रहा है कि मैं एक मार्कअप लैंग्वेज हूँ, मैं एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज हूँ जो एक पेज को स्ट्रक्चर देता है, मार्कअप देता है। अगर आपको इजीली समझना है कि HTML क्या है तो आप अपनी बुक्स की तरफ देखिए और एक पेपर को देखिए जिसपे सब कुछ लिखा होता है, जैसे हेडिंग्स होती है, टेक्स्ट होती है, इमेजेस होते हैं, लिंक्स होते हैं। ये जो टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, इन सब को मिला के एक प्रॉपर शेप दी गई है इस टेक्स्ट को और फिर उसको इन द शेप ऑफ बुक हमारे पास रखा गया है। इसी तरह ब्राउज़र्स में, जो हमारे पास वेब ब्राउज़र्स होते हैं, वो किस तरह कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक यूज़र को, वो यूज़ करते हैं HTML को ताकि एक यूज़र को कंटेंट दिखा सके। आपको याद रखना है HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी आपको पता है कि HTML क्या है और आप इसे क्या कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए जिसके ज़रिए से आप कोडिंग HTML में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो बहुत ही ज़रूरी है, रेकमेंडेड है कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर आप मतलब कि आपका बजट नहीं है लैपटॉप के लिए, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके पास ज़रूर स्मार्टफोन तो आपके पास होगा ही होगा, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी के लिए आप लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एंड्रॉयड यूज़र्स है, अगर उनके पास लैपटॉप नहीं है तो वो लोग कर क्या सकते हैं, उनके पास उनको एक OTG लेनी है, एक अच्छे वाली OTG और एक कीबोर्ड लेना है। फिर वो अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वो फिर अपने स्मार्टफोन में भी कोड कर सकते हैं। वो मैं भी आपको बताऊंगा वीडियो में। पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने स्मार्टफोन के साथ भी HTML में कोडिंग कर सकते हो। पहले हम करेंगे क्या, हमें एक लैपटॉप चाहिए और हमें एक फोल्डर बनाना है अपने लोकल मशीन में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। हम बनाएंगे यहाँ पे, मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पे आप भी एक अपनी जो C डायरेक्टरी जो है आपकी लैपटॉप में, आप उससे कीजिएगा, आप एक फोल्डर बनाइए HTML, उसका नाम रखिए HTML। और आपको फिर दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो क्या है, वो है एक कोड एडिटर। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कहते हैं कोड एडिटर। इस कोड एडिटर के ज़रिए से हम कर क्या सकते हैं, हम HTML को कोड कर सकते हैं, हम इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं और फिर मतलब कि हम उस फाइल को सेव भी कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि हमने क्या किया। कोड एडिटर्स की मतलब कि जो एक टेक्स्ट एडिटर में भी आप कोड कर सकते हैं HTML को, और एक कोड एडिटर में भी। लेकिन अभी कोड एडिटर में होता क्या है, इसमें एक सिंटैक्स हाइलाइटिंग होती है जिससे हम पता चलता है कि हम
किस जगह पे क्या लिख रहे हैं। लेकिन टेक्स्ट एडिटर्स में ऐसा नहीं होता है, वो एक सिंपल टेक्स्ट होता है, जस्ट एक ही कलर होता है, ब्लैक या वाइट ही होगा। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप कोड एडिटर यूज़ करें। जो कोड एडिटर्स आपके पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, ओपन सोर्स बहुत सारी कोड एडिटर्स हैं। एक है एटम, आप देख सकते हैं एटम भी है, सबलाइम टेक्स्ट है, नोटपैड प्लस प्लस। सो गाइस, इससे पहले मैं आपको बताऊँ HTML एलिमेंट्स के बारे में, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल एक HTML पेज की दिखाना चाहता हूँ। आप यूँ समझिए कि ये एक सिंपल टूर होगा, ताकि मैं आपको एडवांस में बताऊंगा कि ये HTML कोड दिखता कैसा है, और मैं कुछ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो मैं नेक्स्ट मतलब कि जो हमारा जो वीडियो कोर्स है उसमें फिर मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे टाइम भी ध्यान में रखना है। और इसलिए मैं आपको एक बेसिक एक एग्जांपल दिखाऊंगा एक बेसिक HTML पेज की। सो आप देख सकते हैं ये मैंने एक बेसिक HTML पेज आपके सामने रख दिया है। इस तरह से हम एक HTML पेज को बनाते हैं। अभी हम इस जो हमारा मैंने जो ये आपको एग्जांपल दी है, मैं अभी आपको इसके पार्ट्स बताऊंगा कि ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। सो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो आ रही है एक जो कि एक एंगल ब्रैकेट स्टार्ट होता है और फिर डॉक टाइप और फिर HTML। सो ये इसका मतलब क्या है HTML में, ये ब्राउज़र को जब भी हम ये लिखते हैं तो ये ब्राउज़र को बताता है कि भाई ये किस तरह का, ये जो डॉक्यूमेंट अभी आप देख रहे हो या अभी प्रोसेस कर रहे हो, ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है, इसमें कौन सा डेटा है, इसमें किस तरह का कोड है। सो इस डॉक टाइप HTML का यही मकसद है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक HTML पेज बना रहे हो तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एडवांस में एक ब्राउज़र को बताओ कि ये जो पेज है ये HTML है। सो ऑल्सो इट इज़ ए गुड कन्वेंशन भी है कि आप एक्सप्लिसिटली बताओ एक ब्राउज़र को कि ये पेज HTML है। फिर आता है हमारे पास जो दूसरा है वो है HTML lang इक्वल्स और n। इसका मकसद क्या है HTML में, ये ब्राउज़र को बताता है कि HTML कोड स्टार्ट हो गया है, ये जो स्ट्रक्चर एक पेज का है वो स्टार्ट हो गया है। इससे एक डिक्लेरेशन है इससे। सो गाइस, अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स की। एलिमेंट्स होते क्या हैं, टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जो बैकबोन HTML पेज की है वो है एलिमेंट्स, लेकिन उन एलिमेंट्स में हम यूज़ करते हैं टैग्स और एलिमेंट्स में हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एलिमेंट्स क्या है, मैं पहले डिस्कशन करना चाहता हूं टैग्स पे, क्योंकि जब भी आपको टैग्स समझ आएगा तभी आप एलिमेंट्स को समझ पाओगे। सो टैग्स होते क्या हैं। टैग्स इंफॉर्मेशन कंटेनर्स होते हैं, ये इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं कि हम किस तरह का एलिमेंट बनाएंगे। लाइक अगर हमें एक पैराग्राफ बनाना होगा तो हम एक P टैग को यूज़ करेंगे, अगर हमें किसी हेडिंग को क्रिएट करना होगा तो फिर हम H टैग को यूज़ करेंगे। सो सिंपली हम बताएंगे कि जो टैग्स होते हैं ये डायरेक्ट करते हैं एक वेब ब्राउज़र को कि जो इन्फॉर्मेशन इनके अंदर है वो किस तरह की है और आपको किस तरह उनको दिखाना है, ठीक है। और जो टैग्स होते हैं हम उनको नेस्ट कर सकते हैं, हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग रख सकते हैं, फिर उसके अंदर और एक, उसके अंदर और एक, या हम कहेंगे एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स या टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। सो जब हम कहते हैं ना एनीथिंग विच इज़ विद इन द, जब हम कहते हैं ना कोई चीज़ इसके अंदर है फिर इसके अंदर फिर इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं नेस्टिंग। हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं यूजुअली जो हमारे HTML में है, वो एक तो होता है ओपनिंग टैग और होता है दूसरा क्लोजिंग टैग। सो ओपनिंग टैग किस तरह का दिखता है और ये क्या काम करता है। जो ओपनिंग टैग होता है ये ब्राउज़र को बताता है कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम एक स्टोर करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक टाइप का एक इंफॉर्मेशन हमें रिप्रेजेंट करना है। सो हम उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। और हम कैसे लिखते हैं एक ओपनिंग टैग, कैसे बनाते हैं HTML में। सो आपके स्क्रीन पे मैंने ये एक एनाटॉमी
मैं बयान करूँगा इसकी जो ओपनिंग टैग है। ओपनिंग टैग में हम करते क्या हैं, इस तरह हम यूज़ करते हैं। पहले तो हम यूज़ करते हैं लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट, फिर हम लिखते हैं राइट एंगल ब्रैकेट, और उसके बीच में हम यूज़ करते हैं एक कैरेक्टर को या डिस्क्रिप्टर को। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये ब्राउज़र को गाइड करता है कि ये टैग करने क्या जा रहा है। अभी अगर हम कैरेक्टर ही कहेंगे, लेकिन कभी कभार हमको 2-3 कैरेक्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन अभी अगर एक ही होगा तो हम कैरेक्टर कहेंगे। सो ओपनिंग टैग बनाने के लिए हम पहले यूज़ करते हैं लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, फिर हम एक डिस्क्रिप्टर या कैरेक्टर लिखते हैं और फिर हम उसको क्लोज कर देते हैं राइट एंगल ब्रैकेट से, और ये बन जाता है हमारा ओपनिंग टैग। सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टर जो होता है वो हमें इंडिकेट करता है कि टैग का पर्पज़ क्या है, हम किस तरह की इंफॉर्मेशन इसके अंदर रखना चाहते हैं। और फिर आता है क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग से हम क्या करते हैं कि जब भी आप एक ओपनिंग टैग HTML में लिखोगे तो ये ज़रूरी है कि आप उसको क्लोज करें, क्योंकि अगर आप एक टैग को ऐसे ही छोड़ दें विदाउट क्लोजिंग इट तो लेआउट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आपको फिर मतलब कि बहुत सारा कुछ डिबगिंग करना पड़ेगा कि कहाँ पे कुछ क्या गलत हो गया है। इसीलिए हमें हर किसी टैग को क्लोज करना पड़ता है। लेकिन एक्सेप्शन जो है इसमें हमारे पास दूसरे किस्म का टैग होता है जिसको हम कहते हैं एम्प्टी टैग, या फिर हम उनको कहते हैं। अब हम इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल ऐड करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे index.html। ओके, वेट, index.html। ओके, सो हमारी फाइल बन गई है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हम इसके अंदर बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो हमने डिस्कस की थी बेसिक HTML पेज स्ट्रक्चर सेक्शन में। तो मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि हमें ये ज़रूरी है कि हम HTML को स्टार्ट करें डॉक टाइप से। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे मैं एमिट एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर आप इनके बारे में भी जानना चाहते हैं, और मैं इस वीडियो के एंड में कुछ एक्सटेंशंस के बारे में बोलूँगा जो कि VS कोड में है, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे प्रोडक्टिविटी में, और आपकी जो कोडिंग प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। सो अब हम इसके अंदर एक HTML टेम्पलेट डालेंगे HTML5 का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि हम HTML पेज को स्टार्ट करते हैं डॉक टाइप HTML से, और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो मेरा एक्सटेंशन है उसने ऑटोमेटिकली ये एंटर किया है। फिर हम स्टार्ट करते हैं HTML को, HTML टैग मैंने यहाँ पे लिखा है, और फिर यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब इन बातों को समझने में। ठीक है, और फिर हमारे पास है हेड, और इस सेक्शन में हम हेड टैग के बारे में बात करेंगे। सो इस सेक्शन में आपको ये नहीं बताऊंगा कि हेड टैग किस लिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिफ्रेशर हुआ कि हेड टैग इसमें जितने भी टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं फॉर डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन में रखी होती है। अदरवाइज़ जो भी इसके अंदर टैग्स होते हैं वो मेन ब्राउज़र विंडो में डिस्प्ले नहीं होते हैं। ठीक है, और आपको ये याद रहना चाहिए कि जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनकी सारी सेटिंग्स इसी में की जाती है। ठीक है, हेड में ही, ताकि आप एक ब्राउज़र को बता सको कि हमारे कंटेंट के बारे में आप बता सकते हो, और जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है वो भी आप हेड टैग में ही करते हैं। ठीक है, सो इस सेक्शन में आपको बताऊंगा कुछ टैग्स जो हम यूजुअली हेड टैग्स के अंदर यूज़ करते हैं, और फिर वो हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में भी। सो फर्स्ट थिंग जो है वो है टाइटल। ये आप टाइटल देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो टाइटल है इससे हमें क्या फ़ायदा है, टाइटल टैग का फ़ायदा क्या है। टाइटल का मतलब है कि जो भी आप वेब पेज बना रहे हो, जो भी आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसका टाइटल क्या है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल लैपटॉप पे एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखेंगे आप, टाइटल क्या रखेंगे,
उसका आप रखेंगे लैपटॉप। या अगर आप थीसिस लिख रहे हो किसी चीज़ पे, तो आपको बोला जाता है कि टाइटल है, आपके थीसिस का टाइटल क्या है, सो आप वहाँ पे टाइटल लेते हो। इसी तरह वेब पेज में भी हम टाइटल देते हैं एक वेब पेज को, ताकि हम जान सके कि ये वेब पेज किस बारे में है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एसईओ, और इससे हमें पता चलता है कि एक टाइटल का, एक पेज का टाइटल क्या है। सो दो चीज़ें जो हैं, टाइटल चीज़ जो करता है, टाइटल एलिमेंट हम बोलेंगे, टाइटल एलिमेंट के दो यूजेज हैं। एक तो है जो ब्राउज़र का टूल बार होता है, वहाँ पे ये डिस्प्ले करता है, इस टाइटल को डिस्प्ले करता है। और एक दूसरी बात, इस ये यूज़ करता है सर्च इंजन, इस टाइटल एलिमेंट को यूज़ करते हैं, ताकि जब भी आप सर्च में जाओगे और कुछ आप सर्च करोगे, तो फिर आपको वहाँ पे ये सब दिखाई देगा। और आपको मैं अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा, ठीक है। वो लेट्स सी। ओके गाइस, सो मैंने वेब ब्राउज़र खोल लिया है। सो वेब ब्राउज़र में आप देख सकते हैं कि मैंने एक पोस्ट लिखा था कि आप कैसे वर्डप्रेस में अपलोड लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप मेरे माउस कर्सर की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है 5 ईजीएस्ट वेज टू इंक्रीज दी मैक्सिमम अपलोड साइज इन वर्डप्रेस। सो ये सब होता कैसे है, ये एक ब्राउज़र का टूल बार है, और टाइटल इसी में दिखता है, ठीक है। सो आप अगर आपको चेक करना है कि किसी पेज का टाइटल क्या है या इसका HTML सोर्स क्या है, तो आप सिंपली राइट क्लिक दबा सकते हो और फिर यहाँ पे व्यू पेज सोर्स कर सकते हो, और आपको इस पेज का सोर्स दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मिनिफाइड HTML है, सो इसीलिए मैंने एक पहले से ओपन किया हुआ था। सो ये जो टाइटल टैग आप यहाँ पे देख रहे हो, सो ये हेड टैग के अंदर है, ठीक है। सो तभी यहाँ पे ये टाइटल दिखा रहा है, मेरे माउस कर्सर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और टाइटल का यूजेज हम कैसे कर सकते हैं, टाइटल जो यहाँ पे आया हुआ है, वेबसाइट गाइड टू द अल्टीमेट रिसोर्स, ठीक है, ये सभी टाइटल की वजह से है, ठीक है। सो मैंने पेज का टाइटल रखा हुआ है, मेन वेब पेज का रखा हुआ है वेबसाइट गाइड, तो तभी तो यहाँ पे सर्पस में इसको कहते हैं हम सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए दिखा रहा है ये टाइटल। सो यही यूज़ है टाइटल का, ठीक है। अभी हम देखेंगे, अभी हम अपने कोड एडिटर में जाएंगे, अभी हम दूसरे टैग के बारे में बात करेंगे, जो है मेटा टैग, ठीक है। सो मेटा टैग आपको पहले ही मैंने बताया था कि एम्प्टी टैग क्या होता है या सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है। सो मेटा टैग से बढ़कर कोई अच्छी एग्जांपल आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती है, ठीक है। सो ये एक एम्प्टी टैग है, इसमें कोई कंटेंट नहीं होता है, बट इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं इस टैग को, ठीक है। ऑल्सो मैंने ये भी बोला था कि जो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास उनके अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स नहीं हो सकते, या चाइल्ड नोड्स नहीं रह सकते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है HTML का, और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताता है डॉक्यूमेंट के बारे में। और इससे मेटा जो है मेटा टैग, इसका बहुत ही असर है सर्पस में भी, क्योंकि हम बहुत सारे वेज में इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे जो सर्पस की राइटिंग्स है उसमें हम टॉप पे आ सके, ठीक है। तो हम वो सभी कुछ मेटा टैग्स के साथ कर सकते हैं। मेटा टैग्स थोड़ा सा मतलब हार्ड होता है, इसको पहली बार बिगनर के लिए अच्छा, मतलब कि उतना आसान नहीं है इसको सीखना, बट जैसे ही आप HTML में एडवांस करोगे, तो आपको खुद ब खुद इसका पता लग जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि एक मेटा टैग में दो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, तो मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है नेम, जिसका वैल्यू है व्यू पोर्ट, ठीक है। अब इस व्यू पोर्ट को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है कंटेंट, ठीक है। और ये जो कंटेंट है, कंटेंट एट्रीब्यूट, ये वजाहत कर रहा है इस व्यू पोर्ट की, ठीक है। सो इसका वैल्यू जो अंदर है, ये आप दिखाए, इसकी वजाहत करेगा, इसी डिस्क्रिप्शन, इस व्यू पोर्ट की डिस्क्रिप्शन करेगा कि कौन कौन से क्या क्या हमें करना है। और आप बरकस इसके बरकस और एक एग्जांपल देख सकते हैं टॉप में मेटा का, जिसमें लिखा है 4 सेट इक्वल्स UTF, 4 सेट मीन्स कैरेक्टर सेट, और हम यहाँ पे UTF-8 को यूज़ करें, ठीक है। सो ये है मेटा एलिमेंट्स। सो फर्स्ट मेटा एलिमेंट्स से ये भी होता है कि आप सिंगल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, या फिर 2 एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइटल और मेटा को हमने कवर किया, अब हम कवर करेंगे स्टाइल टैग को, ठीक है।
सिंटैक्स का ध्यान रखना है, स्टाइल, ठीक है। सो स्टाइल एलिमेंट से हम करते क्या हैं, हम अगर आपको CSS कोड अपने HTML में डालना होगा ताकि आप जो HTML एलिमेंट्स है उनको स्टाइल कर सको, तो आप स्टाइल स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इनलाइन स्टाइलिंग हो जाएगी इस पेज की। और अगर आपको वो ज़्यादातर मतलब समझना है कि स्टाइल क्या है, तो मैंने CSS कोर्स भी बनाया है और वो इन फ्यू डेज़ यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगा। आप उस पर स्टाइल स्क्रिप्ट के टैग के बारे में बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। अभी के लिए हम स्किप करते हैं। सो आप इतना ध्यान में रखिए कि स्टाइल जो टैग है इसको हम CSS के लिए यूज़ करते हैं। और जो दूसरा हमारा टैग है जो हेड में हम यूज़ करते हैं वो है स्क्रिप्ट टैग, इस तरह, सॉरी, इस तरह हम स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको क्लोज करेंगे क्योंकि इसको हमें क्लोज ज़रूर करना है। सो स्क्रिप्ट टैग यूज़ किसके लिए होता है, हम बेसिकली स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं अगर हमें कोई जावास्क्रिप्ट फाइल अपने HTML में ऐड करनी होगी, तो हम उसको स्क्रिप्ट के ज़रिए से यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट में भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर आपको स्क्रिप्ट के बारे में जानना है तो आप MDN की डॉक्स देख सकते हैं, या फिर आप हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स को भी देख सकते हैं, और उसमें मैं डिटेल से इस स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे उतना इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा अगर हमें कोई एक्सटर्नल फाइल ऐड करनी होगी, लाइक अगर हमारे फोल्डर में कोई index.js फाइल है तो हम उसको इस तरह से यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। सो स्क्रिप्ट का हम यूज़ आमतौर पे जो मतलब कि फाइल्स होती हैं जावास्क्रिप्ट फाइल्स, हम उनको स्क्रिप्ट के ज़रिए से इंपोर्ट करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में, ठीक है। सो ये कुछ टैग्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ही बेसिक हैं जो आपको सीखने चाहिए। एक तो था टाइटल टैग, एक था मेटा टैग, और एक है स्टाइल टैग जो हम स्टाइल्स के लिए यूज़ करते हैं, और एक स्क्रिप्ट टैग है जो हम स्क्रिप्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। और स्क्रिप्ट्स में आमतौर से हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। सो गाइस, ये जो सेक्शन है ये बहुत ही लॉन्ग होने जा रहा है, क्योंकि इसमें मैं सभी पार्ट्स को डिवाइड करूँगा। लाइक जो हमारे सेक्शन है, टेक्स्ट है, लिस्ट है, इमेज है, फॉर्म्स है, मैं उन सबको पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही लंबा सेशन होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को बीच बीच में पॉज करें और कुछ ब्रेक्स लें, ठीक है। तो उस तरह से आप थोड़ा सा फ्रेश भी रहोगे और कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेक्शन, जिसको हम कहेंगे टेक्स्ट, ठीक है। सो टेक्स्ट में हमारे पास क्या है। सो इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टेक्स्ट के साथ डील कर सकते हैं HTML में, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए कि टेक्स्ट से डील करने के लिए हमारे पास जो HTML है, दो तरह के टैग्स होते हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चरल टैग्स और एक होता है सिमेंटिक टैग्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल टैग्स जो होते हैं वो इस तरह के कंटेंट को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि हेडिंग्स, पैराग्राफ्स वगैरह। जो कि सिमेंटिक टैग्स होते हैं, सिमेंटिक मार्कअप जो होता है वो हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी टेक्स्ट को एम्फेसाइज करना हो, और किसी टेक्स्ट की हमें अहमियत बताना हो कि ज़्यादा अहमियत है, लाइक किसी कोटेशन को या किसी साइटेशन को, तो हम उस वक्त यूज़ करते हैं सिमेंटिक मार्कअप, ठीक है। सो स्टार्ट हम करेंगे हेडिंग्स से। फर्स्ट हम HTML में हेडिंग्स बनाते कैसे, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे फिर से बोलना चाहता हूँ, आपको याद रखना है कि आपको इस बॉडी के अंदर ये चीज़ हम इस वक्त जो सेशन कर रहे हैं ये विद इन द बॉडी सब कुछ होगा। मतलब कि हम जो डिस्प्ले कंटेंट यूज़र को होगा वो बॉडी के अंदर हमें लिखना है, ठीक है। तो हम इस वक्त यहीं पे सब कुछ करेंगे। सो पहला जो सेक्शन है हमारा वो है हेडिंग, ठीक है। हेडिंग्स हम HTML में बनाते कैसे हैं। पहले तो हमारे पास हेडिंग्स की कुछ लेवल्स होते हैं जो स्टार्ट होता है 1 से और लेके 6 तक, ठीक है। सो हेडिंग हम जावास्क्रिप्ट या HTML में कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो हम इस तरह लिखते हैं H1, इसका मतलब है हेडिंग 1, और
इस तरह हम लिख देते हैं, ठीक है। और ये बन जाएगा माई हेडिंग। सो हमारी फर्स्ट हेडिंग जो है वो बन गई है। सो अभी जो हेडिंग्स है HTML में, इसकी लेवल्स होती हैं, मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग फर्स्ट बनाई है, इसकी सब हेडिंग्स भी हो सकते हैं इस तरह H2, ठीक है। और फिर हम दूसरे हेडिंग्स भी बना सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं H3, H4, H5, H6। सो हर किसी हेडिंग का मतलब है। जो H1 होता है वो हम मेनली यूज़ करते हैं हेडिंग्स के लिए, जो टॉप लेवल हेडिंग होती है एक पेज की, हम उसको यूज़ करते हैं। और जो बाकी होती है जैसे कि 2, 3, 4, वहाँ 2 से लेके 6 तक, उनको हम सब हेडिंग्स यूज़ करते हैं, उस H1 के अंदर अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इस तरह हम HTML में हेडिंग्स को बना सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करेंगे पैराग्राफ की। हम HTML में पैराग्राफ कैसे बना सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ, सो पैराग्राफ बनाने के लिए HTML में हमारे पास टैग आता है p टैग, वो आपने ऑलरेडी देखा है। वो हम इस तरह करते हैं, हाई आई एम ए पैराग्राफ, ओके, ठीक है। सो अभी हमने एक हेडिंग भी बनाया है और एक पैराग्राफ टैग भी बनाया। अभी हम इसको लाइव में देखेंगे, ठीक है। अभी हम इसको लाइव में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, लाइव सर्वर, वो उनके बारे में मैं बताऊँगा एंड में इस वीडियो पे आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन से एक्सटेंशन चाहिए, ताकि आप आराम से कोड कर सको HTML में और दूसरे लैंग्वेजेस में। सो एट द एंड मैं आपको बताऊँगा। सो फर्स्ट सी कि इसका आउटपुट क्या आता है। हम अब हेडिंग्स को भी देखेंगे और पैराग्राफ को भी देखेंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा लाइव सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक हेडिंग क्रिएट की थी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो माई हेड, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी माई हेडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैंने जो एक पैराग्राफ बनाया, आई एम पैराग्राफ, सो आप यहाँ पर भी वो देख सकते हैं कि वो बन गया है, वो पैराग्राफ भी बन गया। और आप यहाँ पे लाइव में देख सकते हो जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है, जो वो मैंने रखा था, ऐसे ही डमी रखा हुआ है डॉक्यूमेंट पे। सो आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह से हम हेडिंग्स और पैराग्राफ HTML में बनाते हैं। हमारे पास दूसरे भी टैग्स हैं जो जिसकी हम बात करेंगे। आप फॉर एग्जांपल लीजिए, जो जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ पैराग्राफ को बोल्ड करना चाहते हैं या फिर उनको इटैलिक बनना चाहते हैं, तो हम उस B और I को क्लिक करते हैं। सो आप उसको जावास्क्रिप्ट में HTML में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यूज़ करते हैं B टैग, ठीक है। सो अगर मैं इस पैराग्राफ को भी बोल्ड करूँगा तो मैं करूँगा B, ओपनिंग टैग मैंने ओपन किया है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूँगा और यहाँ पे हो गया ये क्लोज। अब मैं इसको सेव करूँगा और मैं यहाँ पे लाइव सर्वर में देखूँगा कि आ रही है या नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैराग्राफ जो है वो बोल्ड हो गया है, ठीक है। सो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते क्या है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देते हैं और फिर उस B आइकन को दबा देते हैं, ठीक है। तो फिर वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। लेकिन HTML में हमें क्या करना पड़ता है, हमें B टैग को यूज़ करना पड़ता है। B का मतलब है बोल्ड, ठीक है। अभी हम इस पैराग्राफ को आइटैलिक कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो आइटैलिक से मतलब मेरा क्या है, आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। आइटैलिक हम किस तरह से हम यूज़ करते हैं आई टैग को, ठीक है, आई टैग को, और मैं हेलो लिखूंगा यहाँ पे। अभी इसको सेव करेंगे और लेट्स सी कि हमारे लाइव सर्वर में रिफ्लेक्ट चेंजेस होती है या नहीं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइटैलिक हेलो इंसर्ट हो गया है, ठीक है। सो इस तरह से हम HTML में हेडिंग्स, पैराग्राफ, बोल्ड और आइटैलिक कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आइटैलिक हो गया, ये थोड़ा सा कर्वी हो गया है। सो इसी तरह हम HTML में बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं और आइटैलिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की। मैं पहले आपको बताऊंगा कि हम इसको बनाते हैं कैसे, क्योंकि आपको तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम कुछ लिखेंगे। पहले तो मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा यहाँ पे।
हाँ जी, ऐसे में अब एच को लिखूँगा और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूँगा, ठीक है। और सुप के अंदर मैं लिखूँगा 2। अभी हम इसको सेव करेंगे और लेट्स सी चेंजेस रिफ्लेक्ट होती हैं या नहीं। आप देख रहे हो ये क्या हो गया यहाँ पे, सुपर स्क्रिप्ट हम किसको बोलते हैं। इस 2 को मैंने इस एच के ऊपर थोड़ा सा रख लिया, हम इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। सो HTML में आप इसको कैसे कर सकते हैं, आपको एक भी टैग बनाना है और फिर अगर आपको एक सुपर बनाना है, मतलब कि उस टेक्स्ट के ऊपर रखना है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, आप उसको सुपर स्क्रिप्ट के जरिए से कर सकते हैं। और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या है HTML में, SUP, ठीक है। सो हम इस तरह से सुपर स्क्रिप्ट को बना सकते हैं। अभी आप करेंगे कि अगर आप इस 2 को नीचे लाना चाहते हैं, जैसे आप अगर आपको H2O लिखना हो, H2O, ठीक है। सो आप करेंगे क्या, उसको सब स्क्रिप्ट बना देंगे। अभी आप यहाँ पे देख, अब ये 2 जो है ना वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो अब सब स्क्रिप्ट बन गया है और वो नीचे आ गया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कैपिटलाइज करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे रिलोड कर देता हूँ और अभी आप देखेंगे, आप देखेंगे, अब आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एच मैंने कैपिटल कर दिया, ओ को कैपिटल, अभी जो एच के बाद आप देखिए 2, सो अभी ये सबस्क्रिप्ट बन गया है। अभी H2 अभी ये सीधा दिखा रहा है कि मैं भाई साहब वाटर हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को HTML में बनाते हैं। सो ये आपने देख लिया, हेडिंग्स भी आपने देख ली, पैराग्राफ हम कैसे बनाते हैं, वो हम टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, हम टेक्स्ट को आइटैलिक कैसे बनाते हैं HTML में, और हम सब स्क्रिप्ट्स और सुपर स्क्रिप्ट्स को कैसे बनाते हैं, जैसे कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टर रखना या कैरेक्टर के नीचे एक कैरेक्टर रखना, जिनको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सो अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे वाइट स्पेस की, ठीक है। वाइट स्पेस होता क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो खाली स्पेस है ना, इसको हम कहें वाइट स्पेस, ठीक है, क्योंकि खाली जगह है या इसके पीछे जो जो भी स्पेस है वो खाली है, ठीक है। अभी ये स्पेस जो है यहाँ पे ये खाली है, इसको हम कहते हैं वाइट स्पेस। तो अभी क्वेश्चन ये है कि क्या HTML वाइट स्पेस को प्रिजर्व करती है या नहीं, ठीक है। ओके, लेट्स सी। पहले आप देख सकते हैं कि मैंने H1 के पीछे कुछ वाइट स्पेस डाली है। अभी हम देखेंगे कि ये HTML5 या ब्राउज़र इस वाइट स्पेस को ऑनर करेगा या नहीं, ठीक है। सो लेट मी सेव इट और देखते हैं कि क्या होगा। अपेरेंटली आपको कोई चेंज तो नहीं दिखाई क्योंकि स्पेस है। अगर आप इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करोगे तभी आपको फ़र्क समझ में जाएगी, ठीक है। सो लेट्स सी कि वाइट स्पेस क्या दिखा रहा है। तो सो अभी हमारा जो इंस्पेक्ट टूल है वो स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि अभी हम देखेंगे कि वाइट स्पेस को ऑनर हो रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं वाइट स्पेस को ऑनर करते हैं या नहीं। अभी हम देखेंगे इसके अंदर जो टैग है, हम उसके जो एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट है हम उसके अंदर वाइट स्पेस डालेंगे बहुत सारे, ठीक है। सो फिर हम देखेंगे कि चेंजेस रिफ्लेक्ट होती हैं या नहीं। यहाँ पे तो कोई वर्ड्स रिफ्लेक्ट नहीं हुई, आप देख सकते हैं। लेकिन जब भी मैं एक टेक्स्ट को मतलब कि जो एलिमेंट के अंदर जो हमारे एलिमेंट के अंदर जो वाइट स्पेस है, क्या उसको HTML रिस्पेक्ट करता है, क्या वो प्रिजर्व होती है, वो हम देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने वाइट स्पेस डाली है, लेकिन जो मेरा ये मेरा थोड़ा सा एक्सटेंशन है वो भी
प्रॉब्लम कर रहा है, सो इसलिए कंसोल में एडिट करूँगा। सो आपको याद क्या रखना है कि अगर आप एलिमेंट के अंदर, कंटेंट के अंदर वाइट स्पेस डाल रहे हैं तो उसको HTML रिस्पेक्ट करता है, उसको प्रिजर्व करता है, ठीक है। हम इसको, अभी मैं इस एलिमेंट को एडिट करूँगा कंसोल, इस एलिमेंट टैब में, ताकि आप फ़र्क देख सको, ठीक है। मैं यहाँ पे वाइट स्पेस डालूँगा, बट व्हाट, ये तो इतनी वाइट स्पेस तो ये मतलब कि प्रिजर्व ही नहीं कर रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं जो HTML5 में है, हेडिंग के, सॉरी, जो कंटेंट होता है उसके अंदर आप कितने भी वाइट स्पेस डाल दो, एक ही वाइट स्पेस वहाँ पे जनरली प्रिजर्व होती है, ठीक है। सो हम इसको कहते हैं HTML में वाइट स्पेस कोलैप्सिंग, ठीक है। सो आप गूगल कर सकते हैं, आप इसको सीख सकते हैं कि वाइट स्पेस कोलैप्सिंग हम किससे कहते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा वाइट स्पेस डालोगे टैग के अंदर, सो वो रिस्पेक्ट नहीं होती है, उसको प्रिजर्व नहीं किया जाता है HTML में, ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अब यहाँ पर जैसे अभी मैं यहाँ पे वाइट स्पेस जा रहा था, तो मेरा जो एक्सटेंशन वो ऑटोमेटिक इसको ट्रिम कर रहा था, क्योंकि मेरे एक्सटेंशन को पता है कि HTML में इसको रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, इसको प्रिजर्व नहीं किया जाएगा, इसीलिए वो कट कर रहा है, ठीक है। सो ये था कंसेप्ट वाइट स्पेस का। सो रिमेंबर, ये कंसेप्ट है वाइट स्पेस कोलैप्सिंग का, आप गूगल पे कर सकते हैं और आप इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, ठीक है। सो आप गूगल पे जाइए और इसको गूगल कीजिए और देखिए कि ये कंसेप्ट है क्या, ठीक है। अभी हम बात करेंगे लाइन ब्रेक्स की, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि आपको कभी कभी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो आप उस वक्त कर क्या सकते हैं, आप किस तरह से लाइन ब्रेक करेंगे। जिस तरह अगर मैं इस तरह इसको लिखूंगा, सो ये ऑटोमेटिकली ये नई लाइन नहीं बनेगी, उसी तरह रहेगी जिस तरह पहले थी, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब कि चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि HTML में मैंने इसको अभी कोई कमांड ही नहीं ऐसा दिया है कि आप ब्रेक हो जाओ, ठीक है। लेकिन मैं इसको IMA पे ब्रेक कर सकता हूँ, और वो किससे, हम उसको कर सकते हैं लाइन ब्रेक से, ब्रेक टैग, ठीक है। हम उसको ब्रेक कर सकते हैं ब्रेक टैग से, ठीक है। वो, या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, एम्प्टी टैग है। अभी हम देखेंगे लाइव में कि क्या हो जाएगा सच में। सो लेट्स सी, आप देख सकते हैं कि ये लाइन अब जो है वो ब्रेक हो गई है, ठीक है। सो अगर आपको एक लाइन को ब्रेक करना है HTML में, तो आप यूज़ करते हैं ब्रेक टैग, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन है कि क्या हम लाइन बना सकते हैं इन दो के बीच, IME, फिर हम एक हॉरिजेंटल, मतलब कि इस तरह की लाइन बना सकते हैं, इस तरह जो मैं माउस कर से घुमा रहा हूँ इस तरह की एक लाइन बना सकते हैं या नहीं। सो हम बना सकते हैं। किस तरह? हमें इस BR को HR से रिप्लेस करना है और हमारा एक हॉरिजेंटल रूल बन जाएगा, ठीक है। अभी आप ये रिफ्रेश ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि ये जो एक हॉरिजेंटल रूल बन गई है, सॉरी मैंने इस तरह बताया था, लेकिन हॉरिजेंटल इस तरह होता है, ठीक है। सो एक हॉरिजेंटल रूल बन गई है, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजेंटल होता है। सो एक हॉरिजेंटल रूल बन गई है, ठीक। सो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो ब्रेक टैग और मैंने ये बताया था HR टैग, ये दोनों एम्प्टी टैग से, सेल्फ क्लोजिंग टैग से, ठीक है। सो इनके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स को नेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन चीज़ से, क्योंकि इट इज़ जस्ट सिंटैक्स, ठीक है। सो बहुत सारे टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं जो आपकी जो लेआउट आपके पेज का होता है उसको अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो आपके लेआउट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम ये तो बात की है हम लोगों ने स्ट्रक्चरल मार्कअप के बारे में। अभी हम करेंगे थोड़ा सा बात जो सिमेंटिक मार्कअप है, ताकि हम टेक्स्ट को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, उसको अहमियत देना चाहते हैं, हम वो कैसे कर सकते हैं HTML5 में। तो हमारे पास कुछ टैग्स हैं, मैं वो 2-3 की बात करूँगा। पहले तो मैं बात करूँगा स्ट्रॉन्ग की, ठीक है। जो मैंने ये B टैग और I टैग लगाया था, मैं इसको पहले रिमूव करूँगा, और इस HR टैग को भी मैं रिमूव करूँगा। अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि हम एक स्ट्रॉन्ग
टेक्स्ट को कैसे डिनोट कर सके ताकि ब्राउज़र को पता चले कि हम एक स्ट्रॉन्ग एक टेक्स्ट बना रहे हैं, एक ऐसा टेक्स्ट हम रख रहे हैं इस पैराग्राफ में जिसकी बहुत अहमियत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हेलो कर दिया, हाय आई एम ए हेलो। ठीक है, मैं इस वाले हेलो को निकाल दूंगा पहले। आप देख सकते हैं कि जो हेलो है उसको बोल्ड किया हुआ है, लेकिन जो स्ट्रांग है ना, जो टैग है, फर्क क्या है बी टैग बोल्ड टैग में स्ट्रांग टैग में। स्ट्रांग टैग आमतौर से सर्च इंजन के लिए यूज़ किया जाता है ताकि सर्च इंजन को समझ में आ जाए कि भाई साहब इस टेक्स्ट की बहुत अहमियत है। अदरवाइज अगर आप अपेरेंटली देखोगे तो कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, सो स्ट्रांग का थोड़ा सा मतलब जो सर्च इंजन है उनको ही समझ में आता है कि ये जो टेक्स्ट है ये बहुत अहमियत रखता है इस पूरे पेज में। ठीक है, और जो दूसरा चीज़ जो है हमारे पास है वो है एम। फ़र्क क्या है एम और स्ट्रांग में, क्या फ़र्क है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। एम का मतलब है एम्फेसाइज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा हाय, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेसिंग दूंगा। अभी हम देखेंगे एम और स्ट्रांग में क्या फ़र्क है, क्योंकि वो भी एम्फेसाइज है। एम और स्ट्रांग में ये फ़र्क है कि जो स्ट्रांग टैग है या एलिमेंट है वो बोल्ड हो जाता है और जो एम एलिमेंट है वो इटैलिक बन जाता है। ठीक है, अदरवाइज मीनिंग है कि वो भी एम्फेसाइज कर रहा है, ये भी एम्फेसाइज कर रहा है। थोड़ा सी जो स्टाइलिंग है दोनों एलिमेंट्स की वो थोड़ी सी अलग अलग है। ठीक है, बस इतनी फ़र्क है स्ट्रांग और एम में। यूजुअली जो सर्च इंजन है वो स्ट्रांग को ही ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं, बट एम्फेसाइज जो अगर आपको किसी टेक्स्ट को एम्फेसाइज करना हो तो आप एम टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास दूसरा टैग है जो एम्फेसाइज के लिए हम यूज़ करते हैं वो होता है ब्लॉक कोट। कभी कभार आपको किसी इंसान का कोट अपने टेक्स्ट के अंदर मेंशन करना होता है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली हम करते क्या हैं, हम टेक्स्ट में इस तरह से वो दो कोटेशन मार्क्स लिखते हैं और फिर उसके अंदर कोड लिखते हैं और फिर उस कोटेशन को इनक्लोज कर देते हैं, लेकिन आप उसको HTML में कैसे कर सकते हैं। सो हमारे पास एक टैग है जिसको हम कहते हैं ब्लॉक कोट। ठीक है, सो ब्लॉक कोट के अंदर हम अभी कुछ टेक्स्ट डालेंगे। हाय माय नेम इज़ राशिद। सो आप इस तरह से मतलब कि समझिए कि एक कोट है। ठीक है, अभी हम लाइव देखेंगे कि कैसे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक कोट हमने क्रिएट किया है उसकी थोड़ी सी पैडिंग दी है ऑटोमेटिकली ब्राउज़र ने। अदरवाइज हम इसको स्टाइल भी कर सकते हैं। सो ब्लॉक कोड भी ऑटोमेटिकली सर्च इंजन को समझ में आ जाएगा कि भाई साहब यहाँ पे ये कोड को यूज़ कर रहा है। लेकिन हम ब्लॉक कोड HTML में दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो है हमारे पास ये जो मैंने ब्लॉक कोड फुल ब्लॉक कोड लिखना, और एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं क्यू कोट। ठीक है, फ़र्क क्या है, सिंपली आप बहुत सारी ऐसे चीज़ें आपको देखनी होंगी जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। फ़र्क क्या है, आप किस तरह से उसमें और इसमें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोट जो है इसके आगे पीछे कोटेशन मार्क्स स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, सो फ़र्क क्या है ब्लॉक कोट्स में। अगर एक कोटेशन बड़ी है, मतलब कि कोई आप ऐसा कोट लेके आ रहे हैं या किताब का कोई ऐसा पार्ट ला रहे हैं जो बहुत ही लंबा है, तो आप उस वक्त ब्लॉक कोट को यूज़ कीजिए। अगर एक कोट मतलब जो आप टेक्स्ट के अंदर शॉर्ट यूज़ जो स्मॉलर कोट हो तभी आप क्यू को यूज़ करें। यही फ़र्क है कि ब्लॉक कोट और क्यू में। ठीक है, अदरवाइज काम दोनों का एक ही है। अभी ब्लॉक कोट को हम लॉन्गर कोट्स के लिए यूज़ करते हैं और क्यू टैग को हम स्मॉलर कोट्स के लिए यूज़ करते हैं। सो इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा जो टैग है वो है साइटेशन टैग भी हमारे पास, लेकिन हम उसकी बात इस वक्त नहीं करेंगे। और इस ब्लॉक कोड के आप एक एट्रीब्यूट भी दे सकते हो जिसका नाम है साइट। ठीक है, तो आप साइट में लिंक भी डाल सकते हो या कुछ लिख भी सकते हो जिससे आपको पता चले कि ये ब्लॉक कोड आपने कहाँ से लिया है। ठीक है, तो ये एंड यूज़र होगा उसको समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ से इसको लिया है, या जो सर्च इंजन है वो उस एट्रीब्यूट के ज़रिए से समझ जाएगा कि इस ब्लॉक कोड को कहाँ से
लिया गया है, ठीक है। सो बहुत सारे टैग्स हैं टेक्स्ट के बारे में, लेकिन इस ट्यूटोरियल को शॉर्ट रखने के लिए और एक बिगिनर लेवल रखने के लिए मैं उन टैग्स को ज़्यादा मेंशन नहीं कर पाऊँगा। सो आपने क्या क्या सीखा है इस सेक्शन में, इस टेक्स्ट वाले सेक्शन में? आपने सीखा है हेडिंग्स कैसे बनाते हैं, पैराग्राफ्स कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, टेक्स्ट को आइटैलिक कैसे करते हैं, ठीक है। और आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट एचटीएमएल में कैसे बना सकते हैं। वाइट स्पेस के बारे में आपने जान लिया। वाइट स्पेस कोलैप्सिंग एक टर्म आपने आज नहीं सीखी है। आपने लाइन ब्रेक्स सीखे, आपने लाइन ब्रेक्स सीखी और हॉरिजॉन्टल रूल आपने सीखी। और आपने आप टेक्स्ट को एम्फसाइज कैसे कर सकते हैं, लाइक आपने स्ट्रॉन्ग टैग को भी देख लिया, आपने एम टैग को भी देख लिया और अब आपने ब्लॉक कोट भी देख लिया। सो रिमेंबर ब्लॉक कोट, आप जब भी आप फुल टैग यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको लॉन्गर कोट्स के लिए यूज़ करें, और अगर शॉर्ट में क्यू टैग यूज़ कर रहे हैं तो उसको स्मॉलर कोट्स के लिए यूज़ करें। सो टेक्स्ट में बहुत कुछ है, इतने ही टैग्स नहीं है, बहुत सारे टैग्स है, आप उनको ऑनलाइन एमडीएन वेब डॉक्स पे देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जिसका नाम है लिस्ट। ओके गाइस, सो अब हम बात करेंगे लिस्ट्स के बारे में। लिस्ट्स हम एचटीएमएल में कैसे बना सकते हैं। जिस तरह आप कॉपी पे कभी कभार लिस्ट बना देते हो, तो वो हम उस तरह कैसे कर सकते हैं, हम वो एचटीएमएल में कैसे कर सकते हैं। सो सिंपल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि लिस्ट कैसे बनाएंगे हम। मैं आपको लिस्ट के दो टाइप्स बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में तीन है, लेकिन हम दो ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरा होता है डेफिनेशन लिस्ट। लेकिन इस वीडियो में मैं डेफिनेशन लिस्ट नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट पे बात करूँगा, ठीक है। सो मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि जो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में, उनमें एक कॉमन चीज़ क्या होती है कि जब भी हम एक अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड एलिमेंट बनाते हैं, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं, जो आइटम्स अगर हमें डिनोट करने हो, तो हम उसके लिए एल टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। वो ऑर्डर्ड एलिमेंट में भी होता है और अनऑर्डर्ड में भी। सो एल एलिमेंट तो दोनों में होगा, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। पहले हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट, और अब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, हम यूज़ करते हैं OL, ठीक है। OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। सो ये बन गया है हमारा एलिमेंट, लेकिन इसके अंदर भी डेटा नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर एक एलिमेंट डालूंगा। मैं डालूंगा LI का मतलब है लिस्ट आइटम, क्योंकि अगर आप कोई आइटम एक लिस्ट में डालना चाहते हो तो आप कैसे डाल सकते हो, वो आप कर सकते हो LI के ज़रिए से। मैं और एक डालूंगा LI हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि ये हमारे एचटीएमएल पेज बन गया है या नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारा एक ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो बन गया है, ठीक है। अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट किसे कहते हैं, अभी हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट बोलेंगे, फिर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी हम लिखेंगे UL, और इसके अंदर भी हम लिस्ट आइटम डालेंगे। इस तरह कुछ डमी टेक्स्ट डालूंगा मैं भी अभी मैं इसको सेव करूंगा, और मैं यहाँ पे इस फाइल को जो कि मैंने ओपन किया है index.html। सो अभी आप देख सकते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बन गया है, ऑर्डर्ड लिस्ट भी बन गया है। अभी फ़र्क क्या है अनऑर्डर्ड लिस्ट में और ऑर्डर्ड लिस्ट में? पहली बात तो आपको ये याद रखनी चाहिए, जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है इनको हम कहते हैं नंबर्ड लिस्ट, ठीक है। आप इस लिस्ट को उस वक्त यूज़ करते हैं जबकि आपको पता है कि कौन सा लिस्ट कहाँ पे मुझे रखना है, किस ऑर्डर में रखना है, तो आप उस वक्त एक ऑर्डर देते हो उन लिस्ट आइटम, उसको आप ऑर्डर देते हो। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा लिस्ट बनाना है जिसमें आपको पता नहीं कि ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ऐसे रैंडमली आपको आइटम्स डालने एक लिस्ट में, तो आप उस वक्त कर सकते हो यूज़ UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बोलते हैं बुलेटेड लिस्ट। मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये है अनऑर्डर्ड और बुलेटेड, और इस वाले को हम कहते हैं ऑर्डर्ड और नंबर्ड लिस्ट, ठीक है। सो यही फ़र्क है। अगर आपको एक लिस्ट ऐसा बनाना है जिसमें आपको पता है कि
लिस्ट आइटम्स ऑर्डर में होंगे या नहीं, तो आपको एक OL यूज़ करना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि ऑर्डर ऐसे ही रैंडमली रखना है लिस्ट आइटम्स एक लिस्ट में, तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से हम HTML में लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे लिंक्स पे। सो अब हम इस सेक्शन में बात करेंगे लिंक्स के बारे में। लिंक्स क्या है? लिंक्स, अगर आपको इस तरह इस लिंक्स को इस तरह समझिए कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो इनसाइड वेब पेज या इनसाइड इंटरनेट, तो हम यूज़ करते हैं लिंक्स को, ठीक है। लिंक्स को हम HTML में एंकर टैग्स बोलते हैं, एंकर, ठीक है। एंकर, क्योंकि इनको एंकर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जिस तरह एक एंकर एक हुक की तरह होता है, उसी तरह जो लिंक होता है ये एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करता है और ये एक पाथ बना देता है। आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हो, ठीक है। इसलिए इनको लिंक्स भी बोल सकते हैं और एंकर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो अगर हमें एक लिंक बनानी है HTML में, तो हम उस लिंक को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो हम लिंक को बनाने के लिए ए टैग यूज़ करते हैं और ए का मतलब है एंकर, ठीक है। मैंने बोला था ना हम लिंक्स को एंकर भी बोलते हैं, ठीक। सो लिंक्स को हम यूज़ करते हैं अगर हमें नेविगेट करना हो वेब पेज को, एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना, लाइक एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट, या जो एक वेबसाइट है उसके अंदर कोई और एक पेज है, हमें वहाँ पे जाना हो, तो हम उसका नेविगेट करते हैं लिंक्स के ज़रिए से, ठीक है। सो आप बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं क्रिएट लिंक HTML में। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ए टैग, ठीक है। आप देख सकते हैं ए टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ए टैग, और इसको फिर क्लोज भी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेन बात है वो है ये एट्रीब्यूट, HREF एट्रीब्यूट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बढ़िया चीज़ है, ठीक है। सो एंकर टैग्स भी उसी तरह बनते हैं जिस तरह आप दूसरे एलिमेंट्स को बनाते हैं, लेकिन जो एंकर टैग्स होते हैं उनमें एक ज़रूरी एट्रीब्यूट जो होना चाहिए वो है HEREF, ठीक है। सो तभी ये एक वैलिड लिंक बन जाएगी, ठीक है। सो एक ऑल्सो जो एक HERF का वैल्यू है वो भी एक वैलिड लिंक होनी चाहिए। हाँ, आप लिंक देख सकते हो फिर वो ओपन हो जाए या ना हो जाए, लेकिन एक वैलिड लिंक जब होगी तभी वो लिंक मतलब कि आप ओपन कर पाओगे अच्छी तरीके से और आप नेविगेट कर पाओगे एक्सटर्नल साइट से या फिर इंटरनल साइट में भी, ठीक है। और दो चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ इस लिंक के रिलेटेड, वो ये है कि हमारे पास दो टाइप्स के लिंक्स होती है। एक होता है एक्सटर्नल लिंक और एक होता है इंटरनल लिंक, ठीक है। अगर आप किसी साइट को, किसी बाहर वाली साइट को, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है A, आप अगर लिंक कर रहे हो B.com को, तो ये एक्सटर्नल लिंक हो जाएगी। लेकिन अगर आप इंटरनल लिंक अगर आप देखोगे तो इंटरनल लिंक करता क्या है कि आप अपने ही वेबसाइट के किसी पार्ट को लिंक करते, लाइक आपकी वेबसाइट का नाम A.com है, आप A.com/hi.html को लिंक करो तो वो एक इंटरनल लिंक बन जाएगी, ठीक है। अभी आते हैं एंकर टैग्स की तरफ से। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है आपको। सो इसको जो मैंने ए लिखा है इसको कहते हैं एंकर ओपनिंग टैग। फिर आता है हमारे पास HEREF एट्रीब्यूट, ठीक है। और फिर आती है URL हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स को, ठीक है। या फिर हम URLs को शॉर्ट में लिंक्स भी बोल देते हैं। और फिर आता है लिंक का टेक्स्ट जो एक यूज़र को शो होगा, जिसके मतलब कि जिस पे लिंक अटैच होगी उसको हम कहते हैं लिंक टेक्स्ट। और फिर हम उसको क्लोज कर देते हैं एंकर क्लोजिंग टैग से, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि हम लिंक्स को कैसे क्रिएट करेंगे। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। ओके गाइस, अब हम एक लिंक बनाएंगे अपने HTML पेज में। सो हम वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि हम वो एंकर टैग से कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम एंकर टैग को बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने लिख लिया है A और अब मैं इसको करूँगा क्लोज, ठीक है। अब मैं एक लिंक का टेक्स्ट दूंगा, मतलब कि लिंक का नाम क्या होगा, मैं फॉर एग्जाम्पल लिखूँगा, क्योंकि मैं एक एक्सटर्नल साइट को मैं भी लिंक करूँगा websiteguide.com। और अभी मैं यूज़ करूँगा HEREF एट्रीब्यूट, ठीक है। और मैं इसमें लिंक डालूँगा वेबसाइट गाइडर की। सो आप देख सकते हैं मैं एक लिंक डाल रहा हूँ websiteguide.com को HEREF एट्रीब्यूट में, और उस का नाम क्या रख रहा हूँ ताकि जो एक यूज़र को दिखाई दे, मैं उसको बता रहा हूँ। इसको हम कहेंगे websiteguide.com, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और अभी हम
देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में चेंजेस रिफ्लेक्ट होती है। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो गई है, ठीक है। हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि लिंक का जो मतलब कि सोर्स है वो हम अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर टूल ओपन हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे मैंने लिंक दी हुई है ये एक एक्सटर्नल लिंक है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मुझे एक नए पेज पे ले जा रही है। सो इसका मतलब क्या है, ये एक एक्सटर्नल लिंक मुझे दूसरे साइट की पे ले जा रही है। लेकिन हमारी जो फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए index.html जो है ये हमारी एक वेबसाइट है, ये हमें रेफर रही है दूसरी website.com पे, ठीक है। तो ये हो जाएगी एक्सटर्नल लिंक। हाँ, अगर आप इसमें एक मतलब कि अपनी ही फाइल को ही डाल दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इंडेक्स को ही लिंक करूँगा यहाँ पे, आप अभी टेंशन ना रही है, मैं डॉट स्लैश क्या कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई एक्सटर्नल लिंक, मतलब क्योंकि ये लिंक हमें पॉइंट कर रही है दूसरी। अभी मैं अगर लिंक करूँगा इस तरह, सो आप देख सकते हैं ये मुझे इसी पेज पे ले जा रही है। जो ये पेज है ना, ये मुझे इस पेज पे ले जा रही है, ठीक है। सो ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स में बताती है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ दो टाइप्स के, आप आमतौर से आप दो टाइप्स के लिंक्स के बारे में मतलब कि पढ़ोगे। एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल और एक होता है रिलेटिव यूआरएल। फ़र्क क्या है, एब्सोल्यूट यूआरएल हम किसे कहते हैं और रिलेटिव यूआरएल हम किसे कहते हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि आप एक कंप्लीट लिंक दे रहे हो। अगर आपको एक लिंक बनानी है तो आप एक कंप्लीट लोकेशन दे रहे हो उस एज मतलब कि एंकर टैग में, ठीक है। लेकिन रिलेटिव यूआरएल क्या मतलब किसे कहते हैं, ये हम एज ए शॉर्ट हैंड यूज़ करते हैं और हम रिलेटिव यूआरएल्स सिर्फ विद इन द वेबसाइट नेविगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम एब्सोल्यूट यूआरएल किसी एक्सटर्नल साइट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बट जो एब्सोल्यूट यूआरएल्स है, अगर हमें मतलब कि दूसरे साइट्स के कुछ डेटा अपने साइट में फीड एंटर करना हो तो हम एब्सोल्यूट यूआरएल्स यूज़ करते हैं। और अगर हमें अपनी साइट में नेविगेट करना हो तो हम रिलेटिव यूआरएल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आप ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ यूआरएल मतलब कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये आप किसी बिगनर लेवल वीडियो में नहीं देखोगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़रूर है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो दूसरे डेवलपर्स हैं उनका भी कोड देखें, क्योंकि वो बहुत सारे डेवलपर्स यूज़ करते हैं रिलेटिव यूआरएल्स को, एब्सोल्यूट यूआरएल्स को अपने कोड में। सो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, रिलेटिव यूआरएल्स, ठीक है। सो अभी आप रिलेटिव यूआरएल्स या लिंक्स को समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। आप करेंगे क्या, आप अपने फोल्डर में आइए, ठीक है। आप फोल्डर का HTML फोल्डर को लीजिए और यहाँ पे एक फोल्डर बनाइए जिसका हम नाम रखेंगे sub1। और फिर हम करेंगे कि हम इस फोल्डर के अंदर भी एक और फोल्डर बनाएंगे, उसका हम नाम रखेंगे sub2, ठीक है। अभी आप अपने कोड एडिटर में आ जाइए और आप देखेंगे कि दो फाइलें हैं वो क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। अभी हम इस सब में भी एक और फाइल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे in.html और फिर हम इस सब में भी एक फाइल बनाएंगे hi.html, ठीक है। मैं इन पेजेस को क्यों बना रहा हूँ, हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, बट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मैं हाई HTML में, क्योंकि बहुत हमारा इनर HTML है, मैं इसमें कोड डालूंगा। अभी हम कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिव यूआरएल्स का हम कैसे करते हैं, ठीक है। मैं एक एंकर टैग बनाऊंगा, ठीक है, href और इसको मैं करूँगा हाई आई एम रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक डमी लिंक बनाई है जो कि अभी मतलब कि अभी कोई भी लिंक इसके अंदर नहीं है, ठीक है। सो ये कोई पॉइंट नहीं कर रही, किसी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रही है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मुझे ये जो हमारी टॉप लेवल index.file है, अगर मुझे इसको
पॉइंट करना हो अपने वेबसाइट में, अपने इस hi.html फाइल में, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? हमें करना क्या है हमें डॉट और स्लैश मिल जाता है जो हम यूज़ करते हैं रिलेटिव यूआरएल्स में, ठीक है। सो अब हम करेंगे क्या, अगर हमें टॉप लेवल जो इंडेक्स फाइल अगर हमें एक्सेस करनी होगी, तो मैं करूँगा कि मैं href का वैल्यू रखूँगा स्लैश और फिर मैं दूंगा index.html। सो इस स्लैश का क्या मतलब है, ये हमारे ब्राउज़र को क्या बता रहा है? अगर मैं इसको फॉलो करूं तो आप देख सकते हैं ये मुझे index.html पे ले जा रहा है। इस स्लैश का मतलब है कि मुझे जो टॉप लेवल की, जो सबसे टॉप की पेरेंट डायरेक्टरी है, मुझे वहाँ से एक फ़ाइल चाहिए जिसका नाम है index.html। सो आप इसको याद रखिए, जब भी आप रिलेटिव एक वेबसाइट के अंदर ये स्लैश यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि मुझे आप इस वेबसाइट के टॉप पे जो पेरेंट वाला, जो सबसे टॉप वाला पेरेंट है, उसमें एक फ़ाइल है जिसका नाम है index.html और उसको यहाँ पे लिंक करो, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, पहले हम इस hi.html को देखिए अपने ब्राउज़र में, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। मैं इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लिंक है वो बन गई है। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा। सो आप देखेंगे कि ये मुझे ले जा रही है अपने जो मेरी जो मतलब यहाँ पे नहीं दिखाएगा क्योंकि HTML का मतलब कि यहाँ पे, सॉरी 1 सेकंड, मैं इसको भूल गया है कि इसको इस तरह से करना है, ठीक है। सो ये मुझे इसको क्या बता रहा है कि मुझे इस index.html के टॉप पे ले जाओ। लेकिन आपने अभी देखा होगा कि ये मुझे इस सी पे क्यों इसने क्यों मतलब कि मुझे लिया। आप देख सकते हैं कि जब भी हम विंडोज सी, ये हमारा सबसे टॉप लेवल स्टोरेज फोल्डर है। अभी ये सी, ये जो हमारा HTML है ना, ये सी के अंदर है, ठीक है। आप ये ना सोचिए कि हमने ये फाइल यहाँ पे रखी है तो मतलब कि इंडेक्स फाइल ये ओपन होगा, नहीं। हमारा जो टॉप लेवल का फोल्डर है वो इस वक्त सी है, उसके बाद हमारा HTML है। सो इसीलिए आपने देखा कि ये जो लिंक है ये हमें इसलिए मतलब कि सी पे ले जा रहा है क्योंकि ब्राउज़र को लग रहा है कि जो टॉप का अभी फोल्डर है वो सी ड्राइव है, ठीक है। लेकिन अगर आप वेबसाइट में, रियल वेबसाइट में देखोगे तो फिर ये आपको ले जाएगा इस डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि अभी थोड़ा सा वर्किंग मैकेनिज्म जो एक वेब ब्राउज़र का मतलब लोकल मशीन में और एक सर्वर पे वो अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको टॉप लेवल जो फोल्डर को वो HTML ही होगा, लेकिन लोकल मशीन में आपका टॉप लेवल पहले जो स्टोरेज होता है वो सी होता है, इसीलिए ये डिफरेंटली बिहेव करता है। सो ये हो गया कि अगर आपको अपनी होम डायरेक्टरी में जाना हो, अपनी जो टॉप लेवल की डायरेक्टरी है, अगर आपको वहाँ से कोई फाइल लानी है तो आप स्लैश के बाद उस फाइल का नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक करंट डायरेक्टरी में, जो आपकी इस वक्त की डायरेक्टरी है, इस वक्त की मेरी डायरेक्टरी कौन है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें hi.html है, अगर मुझे इसमें से कोई फाइल ऐड करनी होगी तो मैं करूँगा क्या, या तो मैं इस स्लैश को हटाऊँगा, सो ये फिर रेफ़र करेगा इसी sub2 फोल्डर को, या फिर मुझे क्या करना है, मुझे एक डॉट लगाना है और उसके बाद एक स्लैश लगाना है जो मुझे इसको बताएगा कि एक index.html फाइल है जो इस सब के अंदर है। वो अभी नहीं है, लेकिन ये इसको बताएगा कि यहाँ पे आप एक फ़ाइल को देखो जो मेरा करंट फोल्डर है, इसमें आप देखिए, जिसमें मैं ये फ़ाइल जो है मतलब जो hi.html की जिस फोल्डर में hi.html है उसी फोल्डर में आप देखिए कि index.html फाइल है या नहीं। और दूसरी बात, अगर आपको इस sub1 में एक फ़ाइल IND फाइल आपको अगर देखनी होगी तो आप करेंगे क्या, मैं पहले इसको रिमूव करूँगा। अगर आप इस तरह से करोगे तो ये क्या कर रहा है कि जिसमें hi.html है उसी को आप मतलब कि देखिए, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ sub1 पे, तो हम करते क्या है, हम 2 डॉट्स यूज़ करते हैं। और इस 2 डॉट का मतलब क्या है कि एक डायरेक्टरी अप हो जाओ, मतलब अगर मैं भी sub2 में हूँ तो आप एक sub1 में चले जाओ, क्योंकि sub2 की जो पेरेंट डायरेक्टरी है वो sub1 है और फिर sub1 की जो पेरेंट डायरेक्टरी है वो HTML है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आप एक स्टेप ऊपर जाओ, sub2 से बाहर निकलो, ठीक है, तभी ये मतलब कि इस sub1 की जो इंड फाइल है वो फिर गेट कर पाएगी। आप इस तरह अगर आप इनको नेस्ट भी कर सकते हो, अगर आप 2 मतलब कि
दो फोल्डर्स अप होना चाहते हैं तो आप दो डॉट दबाइए, फिर स्लैश, फिर दो डॉट, फिर स्लैश। सो इसका मतलब है इन दो डॉट और एक स्लैश का मतलब है कि आप एक डायरेक्टरी अप हो जाओ, ठीक है। सो इनको हम कहते हैं रिलेटिव यूआरएल्स। मुझे भरोसा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये याद रखना चाहिए कि लोकल मशीन में ये डिफरेंटली बिहेव करेगा और एक मतलब कि सर्वर पे ये अलग बिहेव करेगा। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, मैं अपने लाइव सर्वर से आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से मतलब कि ये डिफरेंट होता है, ठीक है। मैं भी इस लोकल को ओपन कर रहा था, मैं अब एज ए लोकल नहीं, मैं एक सर्वर या सर्वर इंस्टॉल स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो आपको एक समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा था, ठीक है। सो अभी सर्वर स्टार्ट हो गया है, अभी ये मुझे दिखाएगा hi.html, ठीक है। अभी मैं अगर इस हाई पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि int.html पे जा रहा है। आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं इसको बता रहा हूँ कि आप टॉप लेवल पे जाइए, क्योंकि जो हमारा फोल्डर है, हमने दो फोल्डर्स अप जाने, लेकिन HTML में कोई ऐसी फाइल है ही नहीं। हाँ, अगर मैं इस तरह करूँगा index.html, आप देखिए यहाँ पे, अभी मैं अगर इसको करूँगा तो ये ईजीली मुझे दिखाएगा। जस्ट ए सेकंड, इट इज़, हाँ मैंने अभी भी डबल ही रखा है, मुझे एक को रिमूव करना था। सो एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मुझे अभी इसको एक लेवल ऊपर ले जाना है और मैं इसको इंड कर देता हूँ, ठीक है। हम इंड फाइल को ओपन करेंगे। जस्ट क्योंकि सब वन स्टोर की हुई, मैं गलत कर रहा था, मैं उस ऑप्शन को ही गलत दे रहा था, ठीक है। सो अब मैं इसको रिलोड करूँगा और हम देखेंगे कि इंड HTML फाइल हमारी लोड होगी। आप देख सकते हैं कि एक फोल्डर वो ऊपर चला गया है। हाई HTML में मैं इसको बता रहा हूँ कि आप एक स्टेप ऊपर जाओ, सबसे बाहर निकलो और सब वन में देखो, इंड HTML फाइल को देखो, ठीक है। हो रहा है कि नहीं? आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने मुझे सब वन में ले जाए और index.html पे इसने मुझे छोड़ दिया है। अब अगर मैं इसको इस तरह करूँगा // तो होगा क्या? आप हम इस तरह से इसको ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये मुझे रेकमेंड कर रहा है कि मैं पहले से फिर से उस फाइल में जाऊंगा और इसको रिलोड करूंगा। अभी देखेंगे कि ये मुझे कहाँ ले जाएगी। आप देख सकते हैं ये मुझे अभी मतलब इससे मुझे 2 स्टेप ऊपर लिया, सब से 2 स्टेप ऊपर, सब को भी छोड़ दिया, सब वन को भी छोड़ दिया और फिर HTML में ले गया और HTML में हमारी इंडेक्स फाइल मौजूद है। सो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे इंडेक्स पे ला के छोड़ दिया है, ठीक है। अभी जो दूसरी बात है कि अगर आपको एक लिंक एक नए विंडो में ओपन करनी होगी तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। ये एक आप माने एक शॉर्ट टिप मैं आपको दूंगा। आप एक एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, इस पर आप टारगेट एट्रीब्यूट डाल सकते हैं और उसको इस तरह कर सकते हैं ब्लैंक, ठीक है। अब ये इससे होगा क्या, ये एक लिंक को हमें हाई HTML फाइल को पहले खोलना होगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो हमारा जो ब्राउज़र है वो एक्सपेक्टेड काम नहीं कर रहा है। ये क्यों है? ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ब्राउज़र सेटिंग्स पे, ठीक है। सो अगर आपको एक विंडो नया ओपन करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट की मदद लेनी होगी, लेकिन ये ब्राउज़र सेटिंग्स पे डिपेंड करता है। अदरवाइज़ जब भी आप टारगेट ब्लैंक कर देते हो तो इसका एक्चुअल मतलब ये कि एक न्यू विंडो खोले, लेकिन ये ब्राउज़र सेटिंग्स पे डिपेंड करता है कि ये आपको क्या देगा, या आपको टैब देगा या आपको न्यू विंडो मिलेगा, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा ट्वीक करना है ब्राउज़र सेटिंग्स को कि ब्लैंक पे नए विंडोज़ ओपन होंगे या नहीं। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन हैं ब्राउज़र्स के, उनमें न्यू टैब ही यूजुअली स्टार्ट होता है, बट आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से एक नए विंडो को भी ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो एक और कंसेप्ट है यहाँ पे कि आप अगर आपका एक पेज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप इस पैराग्राफ को लिंक करना चाहते हैं अपने ही इस पेज में, तो आप कैसे करेंगे इसको? तो HTML में हमारे पास एक ज़रिया है, हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैं पहले इस चीज़ को रिमूव करता हूँ और मैं इंडेक्स HTML पे आता हूँ और हम कैसे कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें इस p एलिमेंट को एक ID एट्रीब्यूट देना है।
ID इक्वल्स, इसको मैं रखूँगा हेलो। अभी आप इस जो पैराग्राफ है आप इसको लिंक कर सकते हैं अपने पेज में ही इस तरह हैशटैग के जरिए से, ठीक है। अभी हैशटैग डालो और इस आईडी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे डालो। सो ये विद इन पेज लिंक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अब इसको एक दूंगा, आप ये देख सकते हैं ये हेलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये इस पैराग्राफ को मतलब कि रेफर करेगा, लेकिन अभी जो है इस पेज की स्टाइलिंग नहीं हुई है, लेकिन इसलिए आप इसको आप कोई चेंज नहीं देख रहे हो। बट हम इस तरह से अपने एक स्पेसिफिक पार्ट को अपने सेम वेब पेज में लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था लिंक्स के बारे में। आपको याद रखना चाहिए कि जब भी आप लिंक बना रहे हो तो एक REF एट्रीब्यूट ज़रूर दें। और लिंक्स में भी बहुत सारे किस्म के टाइप्स हैं, लाइक इसमें आता है इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, एब्सोल्यूट URLs, रिलेटिव URLs। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इन चीज़ को गूगल करें और बहुत अच्छी तरीके से इनको पढ़ें, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं पता है, मैंने शॉर्ट बोला है ताकि आपको एक एज ए बिगिनर समझ में आ जाए कि होता क्या है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे इमेजेस के बारे में। ओके गाइस, सो अब हम बात करेंगे इमेजेस के बारे में। आपने सुना ही होगा कि इमेजेस से अ लॉट अबाउट योर वेबसाइट, ठीक है। सो जितना आप 1000 वर्ड्स में बोलोगे वो आप एक इमेज में ही डिस्क्राइब कर सकते हो। अच्छा इंप्रेशन जाता है एक यूज़र पे जब आप इमेज इंक्लूड करते हो अपने पेज में, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी कुछ मनफी असरात भी हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। बट इमेजेस प्ले ए मेजर रोल इन वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है। लेकिन हम HTML में कैसे इमेजेस को इंसर्ट करें, ठीक है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो हम वहाँ पे करते क्या है, इंसर्ट करते थे और पिक्चर को फिर सिलेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप से और फिर एंटर कर देते हैं। HTML में हम कैसे कर सकते हैं? सो HTML में इमेज को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इमेज टैग, ठीक है। हमारे पास एक इमेज टैग है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊंगा, आप ये देख सकते हो मैंने एक डमी इमेज कोड लिखा है यहाँ पे। सो मैं आपको बिट बाय बिट बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। सो फर्स्ट चीज़ जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं इमेज टैग, जिसे हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि एक इमेज एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, एक एम्प्टी एलिमेंट है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग है और इसमें कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट एट्रीब्यूट की हम बात करेंगे, इसको कहते हैं सोर्स एट्रीब्यूट, जो कि ब्राउज़र को बताता है कि फाइल कहाँ पे है। इस सोर्स का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं ./hi.png, ये ब्राउज़र को उसकी लोकेशन बता रहा है कि ये इमेज यहाँ से ले लो और फिर वो वेब पेज में इंक्लूड कर दो। और जो दूसरा हमारा एट्रीब्यूट है वो है आल्ट एट्रीब्यूट। आल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, एक तो सर्च इंजन यूज़ करते हैं और दूसरा जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये उनके लिए आमतौर से यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जो एक सर्च इंजन होता है या कोई स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होता है वो इमेजेस को रीड नहीं कर सकता, उसके जो इमेज है वो उनको रीड नहीं कर सकता, वो सिर्फ टेक्स्ट के साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर जो अल्टरनेटिव मतलब ये टेक्स्ट जो होता है ये इमेज को डिफाइन करता है कि इमेज किस बारे में, ठीक है। एनीवेज आपने देखा कि इमेज में दो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, एक तो रिक्वायर्ड है और एक ऑप्शनल है, बट इट इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि तभी एक सर्च इंजन को या स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर को समझ में आ जाएगा कि इस इमेज का मकसद क्या है। सो सोर्स एट्रीब्यूट ज़रूरी है और उसमें एक वैलिड लिंक भी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो अब हम एक इमेज को, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि हम इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो हमें एक इमेज चाहिए, फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही इसको एक डमी नाम दूंगा hi.png, इस तरह से। और फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे मैं इसको एक एट्रीब्यूट दूंगा आल्ट, इसमें लिखूंगा मैं माय पिक्चर, ठीक है। और ये एक इमेज बन जाएगी, ठीक है। मैं भी इसको स्टार्ट हूँ सर्वर को,
और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से ये इमेजेस शो होती हैं हमारे वेब पेज में। लेट्स सी। सो हमारा सर्वर भी स्टार्ट हो गया है, अभी कुछ सेकंड्स में लोड हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं एक आइकन, क्योंकि अभी इमेज मैंने डाली नहीं है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, क्योंकि इमेज तो मतलब कि मेरे फोल्डर में नहीं है, आप देख सकते हैं कोई इमेज नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने एक आइकन दिखाया है कि ये इमेज का एरर आ रहा है, ये इमेज अवेलेबल नहीं है। सो अगर आपकी वेब पेज में इस तरह कुछ दिखा रहा है, सो आपको आप समझ लेना चाहिए कि इस पेज में कोई एरर है, जो आपने लोकेशन दी है उसमें कुछ एरर है। और आप देख सकते हैं ये माई पिक्चर का अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी दिखा रहा है। क्यों? ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो फिर कौन यूज़ करेगा? वो फिर एक जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होता है या सर्च इंजन्स जो होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, ताकि वो बेटर इंटरप्रेट कर सके आपके इमेज को, आप वो जान सके कि ये इमेज इसका मकसद क्या है। ठीक है। और एक एट्रीब्यूट हम इमेज में डाल सकते हैं, वो है टाइटल का एट्रीब्यूट, टाइटल। ठीक है। इससे हम एक टाइटल को मतलब एक पिक्चर को टाइटल देते हैं कि ये पिक्चर का टाइटल क्या है। क्यों? मतलब कि जिस तरह आप एक पेज का टाइटल देते हैं जो डिस्क्राइब करता है उस पेज को, इसी तरह आप टाइटल दे सकते हैं जो डिस्क्राइब करेगा आपकी इमेज को। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। और जो आज का मतलब कि आज का ट्रेंड है, आज जो अगर आपने पेज स्पीड इंसर्ट्स के बारे में सुना होगा, तो फिर वहाँ पे दो चीज़ें रिकमेंड की जाती है कि आप एक विड्थ और एक हाइट एट्रीब्यूट, ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं वो अपने इमेज टैग पे लगाएं, ताकि परफॉर्मेंस इश्यूज़ ना हो। क्योंकि जब आप पहले से ही विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स देते हैं तो फिर वो उतनी स्पेस उस इमेज के लिए बचाई जाती है एक वेब पेज में। ठीक है। लेकिन मैं उसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि बिगिनर लेवल कोर्स है। अगर आप इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो मैंने HTML एडवांस प्लेलिस्ट में इमेज के बारे में एक फुल वीडियो रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कभी कभार हमारे पास होता क्या है कि हमारे को एक वीडियो में कैप्शन देना पड़ता है। ठीक है। हम वो इस इमेज टैग से नहीं दे सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? HTML5 में एक नया टैग हमारे पास है जिसको हम कहते हैं फिगर। सो फिगर का यूज़ इसीलिए हम करें, अगर आपको किसी किसी इमेज को आपको मतलब कैप्शन देना है तो आप उसको इस तरह से दे सकते हैं। रिमेंबर ऑल्ट इज़ आल्सो नेसेसरी। सो ये बहुत ही ज़रूरी है। और फिर आप यूज़ क्या कर सकते हैं, आप और एक टैग आपको जिसका नाम है फिग कैप्शन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसने मुझे, और मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो। ठीक है। कि इस डॉक्यूमेंट में हमारे एक इस तरह से दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक इमेज क्रिएट हो गई है, लेकिन वो मतलब कि अवेलेबल नहीं है, मेरे फोल्डर में नहीं है। ये एक डमी मैंने नाम रखा है। आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर का जो कैप्शन है वो दिखाई दे रहा है। अगर आप एक रियल लाइव एग्जांपल देखना चाहें तो आप किसी भी वेब में से किसी इमेज को की लिंक को कॉपी करें और यहाँ पे सोर्स में डाल दें, फिर आप सेव करें और यहाँ पे देखिए आप आराम से मिल जाएगा। ठीक है। सो आपने इमेजेस में क्या देखा कि आप किस तरह से इमेजेस को HTML में इंक्लूड कर सकते हो। पहले तो आपको इमेज टैग ओपन करना है, फिर उस इमेज टैग में एक सोर्स एट्रीब्यूट होता है जो आपको बताता है कि उस इमेज की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है। आपको वहाँ पे उस इमेज की लोकेशन डालनी है उस सोर्स एट्रीब्यूट में। और फिर आप एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट आता है जो ज़रूरी है, सर्च इंजन इसको रिकमेंड करते हैं, ALT एट्रीब्यूट क्योंकि वो इसको रीड करते हैं। और ALT में ये सब कुछ मतलब फॉर एग्जांपल आप एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हो कि इमेज किस बारे में। ठीक है। आप अच्छी खासी एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और एक टाइटल एट्रीब्यूट दे सकते हो जो कि टाइटल जो कि पिक्चर को डिफाइन कर रहा है। और HTML5 हमारे पास एक और टैग है जिसको कहते हैं फिगर। अगर आपको किसी इमेज में कैप्शन भी देना हो तो आप फिगर को यूज़ करें और उस फिगर के अंदर आपको उस इमेज टैग को भी इंक्लूड
करना है तो आप आराम से फिर उसको कर सकते हैं। सो ये हो गई बात इमेजेस की। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। ओके गाइस, सो अब हम स्टार्ट करेंगे टेबल्स सेक्शन को, ठीक है। सो कभी कभार क्या होता है कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स डाटा प्रेजेंट करना होता है, तो आप उस वक्त करते क्या है, आप उस वक्त एक टेबल बना देते हैं। जैसे अगर आपको कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिंट करना हो या फिर आपको एक रिजल्ट दिखाना हो, तो आप यूजुअली टेबल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो टेबल्स में हम रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ग्रिड में करते हैं, और टेबल्स जो होते हैं उनमें हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है रो और एक होता है कॉलम। सो HTML में हम कैसे बना सकते हैं टेबल्स को, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे टेबल्स को बनाना। सो हमारे पास टेबल टैग है, हम इससे टेबल्स को बना सकते हैं, ठीक है। सो हमारा जो पहला जो टेबल है वो बन गया है। सो आप देख सकते हैं मैंने टेबल को भी यूज़ किया और यहाँ पर भी टेबल को क्लोज किया है। सो यही टेबल बन गया। अभी मैं इसके अंदर डेटा डालना चाहूँगा। सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि टेबल जो होता है उसमें रोज़ होते हैं और उसमें कॉलम्स होते हैं। सो हम यूजुअली करते क्या है, हमारे पास ऑप्शन होते हैं सिर्फ रोज़ ऐड करने के लिए, और फिर अगर उसको हमें कॉलम में चेंज करना है तो कुछ हमारे पास चीज़ें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाऊंगा कि हम टेबल में रो कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। सो हम TR टैग का यूज़ करते हैं और एक रो ऐड हो गई है। अब मैं करूँगा क्या, मैं इसको अब एक हेडिंग दूंगा TH, मतलब कि अगर हमें टेबल की हेडिंग देनी है तो हम TH का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है TH मतलब है टेबल हेडिंग, ठीक है। सो टेबल हेडिंग में दूंगा संडे, और फिर मैं दूंगा दूसरी हेडिंग जिसका नाम रखूँगा मैं मंडे, ठीक है। सो मैं यही दो यूज़ करूँगा। अभी हम कॉलम किस तरह से हम इस संडे को, जो कि इनसाइड रो है, हम इसको कॉलम में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है, सॉरी ये मुझे इसके अंदर रखना है, कॉल स्पैन, ठीक है। सॉरी इससे हमें स्कोप लिखना है, स्कोप, ओके। सो स्कोप अभी इसमें लिखना है कॉलम, ठीक है। तो ये अब जो हेडिंग है ये एक कॉलम की हेडिंग बन गई है संडे, ठीक है। सो स्कोप हम यूज़ करते हैं अगर हमें रो बनानी हो, या फिर मतलब कि हमें एक ब्राउज़र को बताना हो कि इस हेडिंग को आप रो के लिए स्पेसिफिक कर दो या फिर कॉलम के लिए, तो हम यूज़ करते हैं स्कोप एट्रीब्यूट को। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो हेडिंग्स बनाई, एक रो मैंने बनाया है। सो अभी हम देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट में ये आ रहा है या नहीं। सो आप देख सकते हैं संडे और मंडे दो कॉलम्स हमने बनाए हैं। एक तो पहले तो ये रो है, संडे और मंडे ये एक रो है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक रो बनाई है और उसके अंदर मैंने हेडिंग्स डाली हैं जिनका फिर मैंने स्कोप चेंज किया है कॉलम्स की तरफ। अब मैं इन संडे और मंडे और एक रो बनाऊंगा और इनके अंदर डेटा रखूँगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं एक और रो बनाऊँगा इसके नीचे, और उसमें क्या करूँगा मैं उनमें एक हेडिंग दूँगा। पहले तो मैं एक हेडिंग दूँगा और उसका मैं लिखूँगा संडे को बोलना है हाय, और फिर मैं और एक हेडिंग डालूँगा इस तरह से। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मुझे इसके नीचे डालना हो हाय मंडे को बाय, और मैं इसका स्कोप रख दूंगा रो, और इसका भी स्कोप मैं कर दूंगा चेंज टू रो। अब मैं इसको सेव करूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो जाएगा और हमारी दो नई हेडिंग संडे और मंडे के नीचे आ जाएंगी, ठीक है। बट हम इस हेडिंग को, मतलब कि जो संडे है, हम थोड़ा सा अगर गैप इसको देंगे और ये जो टाइटल है एक रो का एक ही टाइटल रखेंगे, तो हम करेंगे क्या, हम पहले तो यहाँ पर मैं एक एम्प्टी हेडिंग रखूँगा TH की, और इसको मैं स्कोप दूंगा कॉलम का। सो एक एम्प्टी हमारे पास एम्प्टी कॉलम एक
ऐड होगा। आप देख सकते हैं एक एम्प्टी कॉलम ऐड हो गया, संडे एक कॉलम है, मंडे एक कॉलम है, और हाई और बाय इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन मैं भी करूँगा क्या क्या, ये जो मैंने हेडिंग रखा है, अब मैं इन संडे और मंडे के नीचे डेटा रखूँगा। मुझे इनके अंदर हेडिंग नहीं रखनी है, मुझे इनके अंदर डेटा रखना है। तो मैं क्या करूँगा, हम टेबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेबल यूज़ करते हैं, फिर रो को रिप्रेजेंट करने के लिए TR यूज़ करते हैं, और अगर हमें किसी रो या कॉलम में उसकी हेडिंग देनी है तो फिर हम TH यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है टेबल हेडिंग। और फिर हमें स्कोप देना पड़ता है, कॉलम के लिए हेडिंग है या फिर रो के लिए हेडिंग है। सो अब मैं इस रो को डेटा दूंगा, मैं यूज़ करूँगा TD, जिसका मतलब है टेबल डेटा, और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा 1, और मैं और एक टेबल डेटा ऐड करूँगा जिसका मैं लिखूँगा 2। ठीक है, अभी बहुत सारे 2 हो गए, चलो कोई बात, अभी हम देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि हाई जो है वो एक रो की हेडिंग हो गई है, क्योंकि रो तो इस तरह से हम कहते हैं, तो रो की हेडिंग लेफ्ट में रहेगी, और फिर उसके अंदर जो डेटा है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है संडे के नीचे 1 और मंडे के नीचे 2। ठीक है, सो इस तरह से हम HTML में टेबल्स बनाते हैं। सो 3-4 पॉइंट्स कुछ आपको इंपॉर्टेंट याद रखने। पहले तो आपको टेबल से शुरुआत करनी है, टेबल टैग से, फिर आपको एक रो बनानी है, और उस रो के अंदर अगर आप एक टॉप लेवल हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप उसको TH और उसको फिर कॉलम दे सकते हो, और कॉलम्स बना सकते हो स्कोप के ज़रिए से, स्कोप एट्रीब्यूट के ज़रिए से। और फिर अगर आप उस हेडिंग इस पर डेटा डालना चाहते हो तो आप नेक्स्ट रो से स्टार्ट करें, और फिर एज मतलब कि रिस्पेक्टिवली आप हर किसी जो आपने यहाँ पे हेडिंग्स क्रिएट की है उसके अंदर डेटा डालें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 हेडिंग्स क्रिएट की हैं, एक तो एम्प्टी है, मैं यहाँ पे डेटा नहीं रखना चाहता, मैंने 2 हेडिंग्स चाहिए, तो इसलिए मैं नेक्स्ट रो में भी 2 ही डेटा यूज़ करूँगा, क्योंकि ये जो ये वाला 1 है ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इसके अंदर आएगा, और ये जो ये वाला डेटा है ये इस स्कोप के अंदर आ जाएगा। सो इस तरह से हम बनाते हैं टेबल्स HTML में। लेकिन ये बात हुई छोटी सी, अगर आपके पास छोटा सा कोई डेटा है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप कैसे, अगर आपके पास कोई लॉन्ग या कॉम्प्लेक्स टेबल है तो आप उसको कैसे बना सकते हैं। सो इसके लिए एक नया मतलब कि हमारे पास वे है जिस तरह से हम बना सकते हैं उसका मतलब कि नए कुछ टैग्स हैं। पहले तो है टी हेड। सो ये रिप्रेजेंट करेगा मतलब कि जो हेड है आपके हाई, जो आपके टेबल का हेड है उसमें ये डेटा रखा जाएगा, और मैं लिखूँगा इसको हेलो। इसी तरह से हम डमी से चेक करेंगे कि आ रहा है या नहीं। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे हाई और लो आ रहा है। और फिर हम इसकी बॉडी भी रख सकते हैं, हम टी बॉडी को यूज़ कर सकते हैं, टी बॉडी, और फिर उसके अंदर हम रो भी डाल सकते हैं इस तरह से। और अब इन रोज़ के अंदर हम ऐड करेंगे डेटा TD, जो मैंने आपको बताया था 1 और 2। और हम यूज़ करेंगे इस बॉडी के बाद हम यूज़ करेंगे फुटर, जो कि कभी कभार आप क्या कहते हैं कि आपको किसी टेबल का टोटल निकालना होता है तो आप वो टी फुट में भी कर सकते हैं, और उसमें भी आप एक रो क्रिएट कर सकते हैं, और फिर TT, और यहाँ पे आप टोटल लिख सकते हैं, और इस तरह से आप इसका भी टोटल लिख सकते हैं। फिर देखेंगे कि किस तरह से ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 1 2 ये होता है, हो गया हमारा हेडर, ये हो गई हमारी बॉडी, और ये हो गया हमारा फुटर। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देख सकेंगे कि हमने ये टेबल इस तरह से अभी कैसे बनाया है। मतलब कि मैंने अभी टी हेड टी बॉडी इस तरह से होता है कि आप मतलब कि जो टेबल है उसको डिवाइड करते हैं बहुत सारे पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। एक तो हेड जिसमें आप टाइटल्स रख सकोगे, बॉडी में आप डेटा रख सकोगे, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ डेटा को यूज़ कर रहा हूँ, और टी फुटर में आप सिर्फ टोटल को यूज़ कर सकते हो और डेटा वहाँ पर रख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। टी हेड, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले जाऊँगा, टी हेड हाई हेलो दिखा रहा है, टी बॉडी 1 2 दिखा रहा है, और टी फुट जिसको हम कहते हैं फुटर। सो ये हेडर, ये बॉडी और ये फुटर। ठीक है, सो इस तरह से हम इस नए तरीके से टेबल्स को
बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सा मतलब कि टेबल है तो आप इसी मेथड को यूज़ करिए। ओके, सो लेट अब हम बात करेंगे फॉर्म्स के बारे में। एचटीएमएल में हम एचटीएमएल होता है उसमें हम फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम के साथ काम कैसे कर सकते हैं, और एक्चुअली में ये कर तरीके हैं। ठीक है। सो फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी यूज़र का कोई इनपुट रिस्पॉन्स देखना हो कि यूज़र का क्या राय है किसी चीज़ के बारे में, या फिर अगर वो हमें कंडक्ट करना चाहता है, या फिर या उससे कोई और चीज़ करने लाइक कुछ सर्च करना है हमारे वेबसाइट के थ्रू या कुछ प्रोजेक्ट के थ्रू, तो फिर फॉर्म के मेथड को यूज़ कर सकते हो। फॉर्म्स के जरिए से वो सब कर सकता है। तो बेसिकली फॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, ताकि हम जो यूज़र का रिस्पॉन्स है वो हम रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है। सो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। एचटीएमएल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर्म्स काम कैसे करते हैं। सो फॉर्म्स काम कैसे करते हैं, मान लो कि आप एक यूज़र हो। सो आपका काम क्या है, अब आप करोगे कि आप डेटा एंटर करोगे एक फॉर्म में। आपको एक वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर ने फॉर्म दिया है, तो फिर आप उसमें से अपना डेटा डालोगे। क्या आपने डालना होगा लाइक नेम, पासवर्ड या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। सो फिर आप करते क्या है, आप उस फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो फिर वो जो डेटा है वो एक सर्वर के पास जाता है। ठीक है, जब भी आप सबमिट करोगे तो वो एक सर्वर के पास जाता है, और वहाँ पे वो डेटा जो है वो प्रोसेस होता है। और फिर जब डेटा सक्सेसफुली प्रोसेस होगा या अगर फेल होगा तो फिर एक रिस्पांस आता है सर्वर की तरफ से, जो आपको मिलेगा कि वो फिर आपको बताएगा वो रिस्पांस की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो गई है या नहीं। सो ये बेसिक मेथड है, मतलब कि जिस तरह से फॉर्म्स काम करते हैं। सो दो पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। एक तो होता है एक विजुअल अपीयरेंस, जहाँ पे आपको इनपुट में रिस्पांस देना होता है, और एक होता है बैक एंड स्क्रिप्ट, जहाँ पे आपका जो डेटा है, जो आपकी रिस्पॉन्सेज है, वो वहाँ पे प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है। सो ये दो पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मल में। सो अब हम देखेंगे कि हम एचटीएमएल फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं। सो फर्स्टली हम ये यूज़ करते हैं फॉर्म एलिमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम फॉर्म टैग यूज़ करके आप देख सकते हैं मैंने एक ओपनिंग टैग को ओपन किया है। और उसके बाद जो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो फॉर्म में दो एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, एक है एक्शन और एक मेथड, और एक मेथड जो दूसरा चीज़ जो फॉर्म में इंपॉर्टेंट है वो है एक सबमिट बटन। ठीक है, पहले हम इन दो चीज़ों पे बात करेंगे, और फिर सबमिट बटन के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे इस सेक्शन के। सो एक्शन एट्रीब्यूट जो होता है ये स्टोर करता है एक फ़ाइल को जहाँ पे डेटा को प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे आपके डेटा को प्रोसेस किया जाएगा। जब भी आप किसी फॉर्म को सबमिट करोगे, सो जो डेटा है वो सेंड होता है सर्वर के पास, और सर्वर में ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट होता है जो फिर आपके रेस्पॉन्सेज को प्रोसेस करता है, और फिर आपको एक जवाब आता है कि रेस्पॉन्स मिलता है कि डेटा के साथ क्या हो गया है। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट है, उसको हम कहते हैं मेथड। मेथड का मतलब है कि आप किस तरह से डेटा को सेंड कर रहे हैं, किस टाइप, जो मेथड जो मतलब मोड है वो उसका कौन सा टाइप है। इसके बारे में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं एचटीएमएल में। एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। सो फ़र्क क्या है, आप गेट को कब यूज़ कर सकते हो, पोस्ट मेथड को कब यूज़ कर सकते हैं। सो गेट का काम क्या है कि गेट जब भी आप एक फॉर्म को सबमिट करोगे गेट मेथड से, गेट टाइप से, तो फिर ये जो आपका रिस्पॉन्स है, आपकी इनपुट्स में जो रिस्पॉन्स हो गया वो अपेंड हो जाएंगे, जो एक यूआरएल होती है उसके साथ ऐसे क्वेरी स्ट्रिंग्स वो अपेंड हो जाएगी। अदरवाइज़ जो पोस्ट मेथड होता है उसमें होता क्या है कि एक अलग HTTP रिक्वेस्ट हो जाती है सर्वर को, और जो इनपुट्स होते हैं वो एनकोड हो जाते हैं, और फिर सिर्फ सर्वर ही उनको रीड कर सकता है। लेकिन गेट में ये नहीं होता है। गेट में जो भी आप इनपुट रिस्पॉन्सेज देंगे वो यूआरएल के साथ अपेंड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेरी स्ट्रिंग्स। सो अभी क्वेश्चन है कि हम कब गेट को यूज़ करें और कब पोस्ट को यूज़ करें। सो बहुत ही ईजी है। आप गेट को उस वक्त यूज़ करें जिस वक्त आपको कोई नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है या रिसीव करनी है, आप उस वक्त गेट मेथड को यूज़ करें। या फिर अगर आपको कोई शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गेट को यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपको एक नाम सेंड करना है या फिर कुछ मतलब कि इंटरेक्ट करना है,
लाइक आप कुछ चीज़ गेट कर रहे हो वहाँ से, तो फिर आप गेट मेथड को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, तो आप उस वक्त क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को जब आप सेंड करते हो आप उस वक्त पोस्ट मेथड को यूज़ करेंगे, क्योंकि जो डेटा होता है वो एनकोड होता है और वो HTTP हेडर्स, जो एक रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर HTTP हेडर्स क्रिएट हो जाते हैं और उस HTTP हेडर के साथ वो डेटा ट्रांसफ़र होता है एक सर्वर के पास, ठीक है। सो इस तरह से हम फॉर्म बनाते हैं HTML में। सो अभी हम बढ़ेंगे प्रैक्टिकल की ओर, लेट्स सी। सो गाइस अभी हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे अपने HTML फाइल में। सो मैं स्टार्ट करूँगा फॉर्म टैग से। फॉर्म टैग से मैं स्टार्ट करूँगा, सॉरी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्म में दो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक तो होता है और ऐसे ही मान ली कि आप इसको गए हो, और एक एट्रीब्यूट मैंने बोला था कि होता, ठीक है। तो आप ये ज़रूरी हमेशा से, अगर आपको पता है कि गेट हो रहा है तो आप इसको लेफ्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेथड को डिफाइन कीजिए। बट अदरवाइज अगर ये ज़रूरी हमेशा से, अगर आपको पता है कि गेट हो रहा है तो आप इसको लेफ्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेथड को डिफाइन हो रहा है तो आप इसको लेफ्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेथड को डिफाइन कीजिए। बट अदरवाइज अगर आप कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखें तो आप प्लीज़ इसको पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। सो आप इस तरह से पोस्ट करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा, वो जो फॉर्म्स हैं वो फॉर्म तो बन जाएगा, लेकिन इस तरह से फॉर्म किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ इनपुट्स नहीं दे रहे हैं, हम कुछ टेबल्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम इसके अंदर बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, लाइक हम इनपुट्स क्रिएट कर सकते हैं। और फॉर्म का काम है कि इनपुट्स में जो यूज़र डेटा देगा, जो रेस्पॉन्स देगा, उनको हम नोट डाउन करें और फिर सर्वर को सेंड करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट करूँगा। मैं एक डमी फ़िलहाल एक इनपुट करूँगा क्रिएट। सो जब भी आप इनपुट क्रिएट करते हो एक फॉर्म में, आपको ये याद रखना चाहिए उसमें भी दो एट्रीब्यूट ज़रूरी है। एक तो होता है टाइप एट्रीब्यूट और एक होता है नेम एट्रीब्यूट। सो आप टाइप को इस तरह से मान, जिस तरह से आप फॉर्म में आपके पास एक मेथड होता है पोस्ट, उसी तरह से आपके पास इनपुट में भी एक टाइप होता है जो ब्राउज़र को बताता है कि इनपुट जो है, जो रेस्पॉन्स है, वो किस तरह का होना चाहिए। अगर टेक्स्ट हमें फॉर एग्जाम्पल नेम नोट डाउन करना है तो फिर हम टेक्स्ट करेंगे, अगर हमें पासवर्ड यूज़ करना है तो फिर हम टाइप पासवर्ड कर देंगे, ताकि ब्राउज़र इसको बेटर इंटरप्रेट कर सके, इस हमारे फॉर्म को उसको अच्छी तरह से प्रोसेस कर सके। सो दो एट्रीब्यूट्स, टाइप एट्रीब्यूट और एक होता है नेम एट्रीब्यूट, जो कि एक्ट करता है एज ए वेरिएबल। वेरिएबल्स आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये इस तरह होता है कि एक डेटा कंटेनर की तरह होता है, जहाँ पे हम डेटा को उसके साथ अटैच करते हैं। अगर आपको वेरिएबल्स के बारे में जानना है तो आप मेरे जावास्क्रिप्ट कोर्स को भी देख सकते हैं कि वो काम वैसे नहीं करेगा, लेकिन कंसेप्ट वही है, ठीक है। सो इनपुट को हम पहले देते हैं एक टाइप टेक्स्ट, पहले हम एक टेक्स्ट इनपुट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली हमने वेरिएबल, इसमें हमारा जो वैल्यू है इस इनपुट का इसी में स्टोर होगा। मैं इस तरह से नाम दूंगा। इसे स्टाइल करना पड़ता है। मैं बेसिक सा कोई बता रहा हूँ कि हम फॉर्म्स कैसे बिगिनर कोड से, तो मैं आपको बता इसे स्टाइल करना पड़ता है। मैं बेसिक सा कोई बता रहा हूँ कि हम फॉर्म्स कैसे बिगिनर कोड से, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से बनाना है, ठीक है। सो अभी हमने एक टेक्स्ट क्रिएट किया है। सो इसमें हम टेक्स्ट डाल सकते हैं इस तरह से, और इस सारे डेटा को मैनिपुलेट किया जाएगा एज ए टेक्स्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे पासवर्ड के बारे में, ठीक है। सो आप देखना कि पासवर्ड को किस तरह से हमारा जो
ब्राउज़र है वो किस तरह से इंटरप्रेट करेगा उसको। तो मैं इसको पासवर्ड करूँगा और इस तरह से मैं इसको लिखूँगा, हो गया है। और ये जो बटन आप देख सकते हैं इसमें डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ब्राउज़र को पता है कि भाई एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उसको ऐसे यूज़र को नहीं दिखा सकता। सो इसी तरह ये डॉट डॉट्स को यूज़ करता है। आपने बहुत सारे मतलब कि ट्यूटोरियल्स में देखा होगा या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स में होगा कि यहाँ पे एक आई बटन होता है, वो मैं आपको यहाँ पे टिप बताऊँगा वो कैसे होता है। फिर आप उस आई बटन को क्लिक कर देते हैं और फिर ये यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई देता है। होता क्या है, वो जो आई बटन हो उसका काम क्या है, वो जावास्क्रिप्ट जिसे हम करते हैं, हम इस टाइप को जब भी हम क्लिक करेंगे उस आई बटन पे, तो ये जो टाइप होता है ना इस पासवर्ड का, तो वो टेक्स्ट हो जाता है और फिर आपको वो शो हो जाता है। अदरवाइज इनपुट का टाइप चेंज किया जाता है उसको जब भी आप उस पासवर्ड में उस आई बटन को देखते हैं। अदरवाइज कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है जिससे आप मतलब कि आपको लगता होगा कि ये भाई साहब मुझे दिखा रहा है। हाँ जी, हमारे पास दूसरे मेथड्स में हम जावास्क्रिप्ट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अपनी हमारी जो वेबसाइट है हम कुछ भी कर सकते हैं। हम एक अलग सा डिवीजन बना सकते हैं, एक नोड बना सकते हैं और उसमें हम फिर इस टाइप जो मतलब कि हमारा इनपुट है इसका वैल्यू उसमें डाल सकते हैं। बट जो जनरली मैं कह रहा हूँ, जो जनरली कैसे हम करते हैं कि हम इस मेथड को मतलब इस टाइप को, इस इनपुट टाइप को फिर टेक्स्ट के साथ ऐड कर देते हैं और चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी फार्म कंट्रोल्स है। आप उनको एमडी डॉक्स पे फार्म कंट्रोल्स सर्च कर सकते हैं गूगल पे और आपको बहुत सारे मिल जाएगा। लाइक हमारे पास टेक्स्ट है, हमारे पास रेडियो बटन होते हैं जिसमें हम चेक करते हैं मतलब कि ऑन ऑफ, इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास है, बहुत सारे हमारे पास इनपुट कंट्रोल्स है। आप उनको एमडीएन वेब डॉक्स पे आप उनको देख सकते हैं। आप गूगल कीजिए एमडीएन फार्म कंट्रोल्स, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। आप सभी वो इस तरह का जो बेसिक मैंने दो चीज़ें बोली हैं, एक इनपुट के पास जो दो प्रॉपर एट्रीब्यूट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो एक तो टाइप होता है और एक नेम होता है। अभी थोड़ा सा जो रेडियो बटन्स हैं या फिर मतलब कि हाँ रेडियो बटन्स, उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है चेकर। सो उस तरह से हमें पता चलता है कि जो हमारा रेडियो बटन है या फिर हमारा चेक बॉक्स है उनमें मतलब कि ऐसे इसी तरह की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे पता चलता है कि भाई साहब कौन सा सिलेक्ट किया है, इसको चेक बॉक्स को चेक किया हुआ है या नहीं, या रेडियो बटन को सिलेक्ट किया हुआ है या नहीं। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सिलेक्ट इनपुट कंट्रोल भी है जिसमें हम बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फार्म कंट्रोल से आप गूगल पे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं इनको और आप उनको आराम से सीख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको फुल फार्म पे चाहिए कि आप बताना आपका ये मानना है कि आप खुद ही दिखाएं, तो एडवांस्ड HTML में मैंने सभी इनपुट्स के बारे में ऑलमोस्ट मैंने एवरीथिंग कवर किया है वहाँ पे। वो अच्छा वीडियो है, आप वहाँ पे देखिए। मैं सब की मतलब कि थोड़ा सा वहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से उनको डिफाइन किया। लेकिन ये बिगनर कोर्स है तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हम करते कैसे, हम बनाते कैसे और उनका यूज़ कैसे। सो आपको ये याद रखना है, दो प्रॉपर्टीज़ टाइप और नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिए। इनपुट के दो प्रॉपर्टीज़, नेम जो होता है वो एक्ट करता है एज ए वेरिएबल और टाइप जो होता है वो ब्राउज़र को बताता है कि ये इनपुट किस किस्म का है। और एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी कि जो फॉर्म में होता है, जिस तरह मैंने बोला था कि दो चीज़ें फॉर्म के बारे में बोला, एक तो मैंने बोला एक होता है कि दो नेसेसरी एट्रीब्यूट्स होते हैं और एक प्रॉपर्टी जो फॉर्म की होती है वो है कि इस हर किसी फॉर्म पे एक ना एक सबमिट बटन तो होता है जिससे हम अपने डेटा को सबमिट करते हैं सर्वर के पास। ठीक है, सो हम उस तरह वो कैसे करते हैं, हम इस तरह से करते हैं, इनपुट कुछ नहीं, इनपुट बनाना है और टाइप रखना है सबमिट, टाइप सबमिट इस तरह से। और एक इसकी एट्रीब्यूट है इसमें आप उस तरह की एक एम्प्टी एलिमेंट है, एम्प्टी टैग रहता है जो कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सो ये ज़रूर है जब भी आप सबमिट एक फॉर्म को ऐड करोगे तो ये सबमिट जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो फिर ये डेटा सर्वर को सेंड करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इस हाई को क्लिक करूँगा तो फिर ये ब्राउज़र रिलोड हो गया। आप देख सकते हैं मैंने क्या बोला था कि जब भी आप एक्शन URL क्या होता है कि आपको डेटा कहाँ पे जाता है। ठीक है, सो आप देख सकते जैसे मैंने हाई को क्लिक किया इसलिए मुझे किस पेज पे लिया, इंडेक्स डॉट पेज पे, लेकिन मेरे पास इंडेक्स डॉट पेज की फाइल अभी नहीं है। मैं आपको एडवांस्ड में दिखाऊंगा कि हम किस तरह से एक फॉर्म के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो
आपने देखा मैंने हाई किया, सो ये डेटा जो है अब वो index.php पे जाएगा और वहाँ पे प्रोसेस होगा, फिर वहाँ पे जब प्रोसेस होगा तो वो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि हाँ जी भाई साहब सक्सेसफुली हो गया है, क्रिएट हो गया है, ठीक है। सो इस तरह से हम फॉर्म्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इस तरह से हम फॉर्म्स को बनाते हैं। फॉर्म एलिमेंट, अब फिर से मैं रिपीट करूँगा, फॉर्म एलिमेंट में दो नेसेसरी एट्रीब्यूट्स और एक इम्पॉर्टेंट इनपुट। दो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स कौन सा है, एक्शन एट्रीब्यूट और एक मेथड एट्रीब्यूट। एक्शन का मतलब क्या है कि आप देखते हो कि जहाँ पे डेटा प्रोसेस करना होगा तो आप उस फाइल की लोकेशन एक्शन में दे देते हो, और मेथड जो होता है वो आपको बताता है कि आपको किस तरह डेटा सेंड करना है उस सर्वर के पास। आप गेट मेथड यूज़ करना चाहते हो या पोस्ट मेथड यूज़ करना चाहते हो, और मैंने बताया भी कि गेट और पोस्ट क्या होता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट इनपुट मतलब कि होता है इनपुट जिसका नाम है सबमिट इनपुट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उससे हम सबमिट करते हैं अपने डेटा को सर्वर के पास। सो ये गाइस हम इस तरह से फॉर्म्स को HTML बनाते हैं। अगर आप मास्टर करना चाहते हैं इस कंसेप्ट को, मैंने HTML की एडवांस प्लेलिस्ट दी है, तो आप वहाँ पे फॉर्म्स के बारे में भी जान सकते हो, और मैंने फॉर्म्स वीडियो की भी लिंक यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। सो अभी हम अपने वीडियो की कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़े नए से टैग्स जो मैंने मतलब कि फर्स्टली नहीं बताए, मैं अब उन पे बात करूँगा। सो लेट्स नाउ सी मोर टैग्स। सो गाइस, हमने बहुत सारी चीज़ पे बात की, हमने इमेज पे बात की, लिंक्स पे बात की, हमने फॉर्म्स पे बात की। अब हम चलते हैं कुछ और टैग्स है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में। पहला टैग जो हमारे पास है वो उसको हम कहते हैं डिवीज़न। अगर आपको डिवीज़न टैग हम किस वक्त यूज़ कर सकते हैं, आप उनको, अगर आपको कोई मतलब कि एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, जस्ट लाइक आपके पास कोई आर्टिकल है, उसके जो पैराग्राफ है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो आप कर क्या सकते हैं, आप उनको एक टैग में उनको रख सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा, लाइक यहाँ पे ये P-H2O या ये PID वाला जो है वो है, मैं इनको, क्योंकि ये लगभग सेम ही है, तो मैं इनको डिवीजन के अंदर भी रख सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे ओपनिंग टैग लिखूँगा। सो मैं इस तरह से इनको आपस में रख सकता हूँ। सो आप डिवीज़न टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। डिवीज़न एक नया टैग है। अगर आप एक मतलब कि किसी एलिमेंट को जो आपस में इंटर रिलेटेड हो, तो आप उनको डिवीज़न टैग के अंदर, एलिमेंट के अंदर रख सकते हो। सो ये एक हमारे पास एक एलिमेंट है, ये टैग है डिवीज़न एलिमेंट। और दूसरा जो हमारे पास अच्छा एलिमेंट है, ये डिवीज़न जो है वो मैं लास्ट में मतलब कि बोलने वाला था। सो इस वीडियो में मैंने अब बोला दिया आपको कि डिवीज़न क्या है। और एक हमारे पास एक और एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं आई फ्रेम, ठीक है। सो आई फ्रेम में हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। फर्स्टली हम तो यूज़ करते हैं सोर्स। इसमें हम लिख देते हैं कि अगर आपको कोई, आप इस तरह से आई फ्रेम को समझिए, अगर आपको एक मैप, लाइव मैप अपने वेबसाइट पर डालना हो, तो आप उसको क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट तो नहीं उठाएंगे ना, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट उठाएंगे तो फिर यूज़र तो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो तो फिर एक इमेज बन जाएगी। आप एक लाइव मैप को अपने वेब पेज में किस तरह से डाल सकते हैं, आप आई फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। और आई फ्रेम का काम क्या है कि ये एक फ्रेम बना देता है, लाइव फ्रेम जो आपकी साइट है या आपका मैप है उसका फ्रेम बना के आपके साइट में ऐड कर देगा। जिस तरह आप फ़ोटो को फ्रेम में अंदर रखते हो, उसी तरह आप उस फ्रेम को समझिए आपकी वेबसाइट फ्रेम है, और जो अंदर रखा हुआ है फ़ोटो वो यहाँ पे सोर्स लिंक होती है। और एक हमारे पास टैग है, अगर आप ऑडियो डालना चाहते हैं अपने वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑडियो टैग भी आता है, थैंक्स टू HTML5। सो ये टैग्स जो हैं ये बहुत ही नए हैं, लेकिन इसमें भी एक इस तरह से काम होता है कि इसका एक एट्रीब्यूट होता है
एक सोर्स होता है जो आपको ज़रूर ऐड करना है। लाइक अगर आपके पास ऑडियो फाइल आपने सेव करी है अपनी फोल्डर में, अब आप इसको यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो आप ऑडियो टैग को यूज़ कर, एलिमेंट को यूज़ कर, सोर्स का नाम दो और फिर आप उस फाइल का की लोकेशन या तो आप एब्सोल्यूट भी दे सकते हो या फिर आप रिलेटिव यूआरएल भी दे सकते हो। एब्सोल्यूट मतलब फुल्ली अगर किसी दूसरी साइट से किसी MP3 मतलब फाइल को लाना है या ऑडियो फाइल को लाना है तो आप उसको यहाँ पे ला सकते हैं। और एक हमारे पास टैग है वो है वीडियो। अगर आप वीडियो के साथ मतलब कि इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप वीडियो अपनी वेबसाइट में डालना चाहते हैं तो फिर आप वीडियो एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। आप इनके बारे में जान सकते हैं। आप W3 स्कूल्स पे आप इन टैग्स के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ सर्च करना है ऑडियो एलिमेंट, वीडियो एलिमेंट, आई फ्रेम एलिमेंट और आपको सभी नॉलेज मिल जाएगी इन टैग्स के बारे में। लेकिन हमारे पास जो एक HTML का मैंने बोला था कि फ़ायदा ये कि हम इसे मार्कअप करते हैं, हम एक लेआउट बना लेते हैं। सो लेआउट के रिलेटेड मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ नए एलिमेंट्स आ गए हैं। लाइक हमारे पास अगर एक वेबसाइट का हेडर हमें दिखाना हो तो उसमें लोगो होता है, नेविगेशन होता है, तो उस वक्त हमारे पास एक नया एलिमेंट आया है जिसको हम कहते हैं हेडर। सो इस तरह से आप जो ये चीज़ें हैं हेडर में डाल सकते हैं, जो मतलब कि नेविगेशन है, लोगोस हैं, वो आप डाल सकते हो इसमें। और इसी का अपोजिट है जो कि हेडर का होता है, वो होता है फुटर। सो अगर आपको कोई मतलब कि ऐसी चीज़ें जो आपको फुटर में चाहिए, लाइक कुछ ऑथर डिटेल्स देनी पड़ती हैं या फिर कमेंट्स आपको रखने पड़ते हैं या फिर कुछ लिंक्स आपको देने पड़ते हैं, तो फिर आपको फुटर टैग के अंदर से उनको कंबाइन कर सकते हो। ठीक है। हमारे पास अगर आपको मेन्यू क्रिएट करना है, जिस तरह से आप किसी साइट पर जाके वहाँ पे लिखा होता है होम, कंटैक्ट अस, अबाउट अस, डैश 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 या सर्च बटन, तो हम करते क्या थे, हम उनको डिवीजन में रैप करते थे और फिर बना देते थे। लेकिन अब हमारे पास एक नया एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं नैव, जिसका मतलब ही है नेविगेशन। सो अगर आप एक नेविगेशन बना रहे हो अपनी साइट में तो आप उसको नेविगेशन से ये मतलब कि बना सकते हो। और एक बात जो ब्लॉग रिलेटेड है, अगर आपको एक मतलब कि एक ब्लॉग आप चला रहे हो, आपको एक ब्लॉग का टेम्पलेट बनाना है, आप उसके अंदर टेक्स्ट रखना चाहते हो, आप उसके अंदर एक ब्लॉग पोस्ट रखना चाहते हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हेडर एलिमेंट को, सॉरी आर्टिकल एलिमेंट को यूज़ करें, क्योंकि वो स्पेसिफिकली बनाया गया है आर्टिकल्स के लिए, पोस्ट्स के लिए। उसके अंदर फिर आप हेडर लिख सकते हो और हेडर में आप टाइटल रख सकते हो या फिर कुछ मतलब कि पोस्ट डिटेल्स की, कब पब्लिश हुआ, कितने कमेंट्स हैं, एट्सेट्रा। और फिर हमारे पास जो दूसरा टैग है वो है सेक्शन का। सेक्शन टैग हमारे पास है, SECTION, सेक्शन भी है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको थ्योरेटिकली बता सकता हूँ। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो में दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो होने जा रही है, तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि इस तरह से थ्योरी में। बट आप गूगल कर सकते हो सेक्शन एलिमेंट को या डिवीजन को, आप इनके बारे में बहुत सारे कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंसान ज़िंदगी में हर रोज़ एक नया चीज़ सीखता है। ठीक है। सो मैं भी सीख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सो मैं भी सीख रहा हूँ नई चीज़, मैं भी सीख रहा हूँ कि मैं भी रिसर्च करता हूँ। सो आपके पास एक सेक्शन आता है, अगर आपको कोई एलिमेंट्स मतलब ग्रुप करनी हो, आप इस सेक्शन को मानिए कि ये एक डिवीजन का अल्टरनेटिव है। ठीक है। सो आप अभी सेक्शन तो आप अगर आपको ग्रुप एलिमेंट्स कर रहे हो तो आप सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब सेक्शन और डिवीजन में क्या फ़र्क है? मैंने बोला कि डिवीजन में अगर आपको कोई रिलेटेड टैग्स है तो आप उनको उसमें ग्रुप कर सकते हैं। अभी फ़र्क आप ये समझिए कि जो सेक्शन होता है सेक्शन और डिवीजन में, सेक्शन जब भी आप टैग कोई रिलेटेड ग्रुप्स करोगे ना सेक्शन से, तो ये ज़रूरी है कि आप सेक्शन उन एलिमेंट्स के लिए यूज़ करो जहाँ पे एक टाइटल हो, उस सेक्शन का एक टाइटल होना चाहिए कि ये सेक्शन ये डिफ़ाइन कर रहा है। आप उसको डिवीजन यूज़ ना करें। डिवीजन आप उन चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करें जहाँ पे आपको एक टाइटल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आप उन टैग्स को मतलब ग्रुप करें जो रिलेटेड हो, लेकिन उनके पास कोई टाइटल हो तो आप डिवीजन टैग को यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आपके पास एक टाइटल है, बहुत सारे रिलेटेड टैग्स हैं, तो आप उस वक्त सेक्शन को यूज़ करें। दूसरा जो आता है हमारे पास नया टैग जो आया है वो है असाइड। असाइड, ठीक है। असाइड साइड का मतलब है साइड बार। ठीक है। सो हम इसको दो पर्पसेस के लिए भी यूज़ सकते हैं। अगर आप आर्टिकल के अंदर इसको लाओगे, मतलब आर्टिकल एलिमेंट के अंदर, तो फिर आप इसको ऐसे मतलब कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है आर्टिकल के रिलेटेड, तो आप उसको असाइड में दे सकते हो। अगर आप उसको आउटसाइड
यूज़ करेंगे आर्टिकल एलिमेंट के, तो आपको फिर से साइड बार में मतलब ओवरऑल साइट के बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। आपको मैं फिर से बता दूं कि HTML मार्कअप है, आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि इस तरह से मुझे कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है तो मैं स्ट्रॉन्ग को यूज़ करूँगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड कर देता है। नहीं, आप हमेशा टैग्स को इस ऑर्डर में यूज़ करें कि वो जो टैग वो उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आर्टिकल की हेडिंग लिख रहा हूँ तो मैं H1 लिख रहा हूँ क्योंकि मैं टाइटल लिख रहा हूँ उस फॉर एग्जांपल उस आर्टिकल का। बट अगर मैं उसी H1 को H2 से लिखूँगा, सेम है, मतलब कि वो भी हेडिंग बन जाएगी लेकिन वो उसको डिफ़ाइन नहीं करता है। तो आप उन टैग्स को यूज़ करें जो कंटेंट को डिफ़ाइन करते हैं। उन ऐसे ही मत लीजिए जैसे कि आपको P एलिमेंट बनाना है तो फिर आप स्पान को लिखते हो इसी तरह से, ठीक है, स्पान कर दोगे या फिर आइटैलिक लिखोगे और फिर वो वही का वही बन जाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, आपको हमेशा टैग्स को इस ऑर्डर में लिखना है कि वो टैग उस कंटेंट को डिफ़ाइन कर रहा है। सो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन टैग्स को यूज़ करें जो कंटेंट को डिफ़ाइन करें। अदरवाइज़ हमारी वीडियो का जो ये आखिरी पार्ट था जो मैंने बोला था कि आपको मैं इस तरह से कुछ टैग्स के बारे में बोलूँगा, मैंने आपको बोल दिया हेडर के बारे में, फुटर के बारे में, नेविगेशन, मैंने थ्योरेटिकली बोला, मैंने आपको प्रैक्टिकली नहीं बोला। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उन पर रिसर्च कीजिए, आप गूगल में देखिए कि ये टैग्स क्या हैं और आप बहुत सारे टैग्स है अभी जो पढ़े हुए हैं, जो आपने नहीं पढ़े हैं वो मैं एडवांस्ड प्लेलिस्ट में रखूँगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आप एक अच्छा मतलब कि अच्छी लेवल का HTML डेवलपर बन जाएंगे। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी आपकी। और एक मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो देखी है तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। आप पहले बेसिक्स के ऊपर मतलब कि ध्यान दीजिए। अगर मैंने आपको टेबल पढ़ाया है तो आप गूगल में टेबल करो और फिर उस टेबल पे पढ़ो। अब देखो, आई नो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ी हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की है। मैं फिर से यहाँ पे डिक्लेरेशन कर रहा हूँ कि मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की है क्योंकि एक बिगिनर लेवल वीडियो था, तो मैंने सब कुछ इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ये वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए नहीं है, ना ही कोई वीडियो होता है। अगर आपको कोई वीडियो बताएगा कि तब 3 घंटे में सीख जाए, भाई साहब वो सब झूठ है। मैं आज 6 साल से कोडिंग कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैंने अभी भी HTML उतनी नहीं सीखी है जिस तरह मुझे सीखनी चाहिए, क्योंकि इंसान कभी मतलब कंप्लीट नहीं होता है। हाँ, हमेशा कोई नई सी चीज़ दिन ब दिन आती है। तो अगर आपको कोई वीडियो बता रहा है कि आप 3 घंटे में इस तरह से बन जाए, 4 घंटे में, 15 मिनट, मैंने तो ऐसे देखा कि 5 मिनट में आप HTML डेवलपर बन जाओ, तो वो सब झूठ है। टाइम लगता है और इंसान ज़िंदगी में हर दिन नई से नई चीज़ सीखता है। सो रिसर्च बहुत ज़रूरी है। आप HTML पे रिसर्च कीजिए, MDN के डॉक्यूमेंट्स देखिए या फिर दूसरे रिसोर्सेज, कोई बुक अच्छी खरीद लीजिए और पढ़िए, HTML को रिसर्च कीजिए। जब भी आप मतलब आगे बढ़ोगे तो फिर आपको नई चीज़ें आप दिन ब दिन सीखोगे। सो आई होप कि आपको ये कोर्स अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस तरह की वीडियोस आपके सामने लाऊं, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूं। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सो एट लास्ट मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको रुकना नहीं है, आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च के बाद ही आप एक मतलब कि एडवांस्ड HTML डेवलपर बनोगे। लेकिन अगर आपने जिस तरह मान लिया कि इतना ही है, HTML इतना नहीं है, ये HTML का एक पोर्शन है जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। सो प्लीज़ डू रिसर्च ऑन योर ओन, खुद भी पढ़ें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स।